आज के सेशन में हम लोग अरेस्ट एंड अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। अरेस्ट एंड अटैचमेंट की जब बात करेंगे तो ये सीपीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होगा और इसमें खास तौर पे तब होगा जब डिक्री डेप्टर जो कुछ भी डिक्री में जो कुछ भी फॉलो करने थे या उसके साथ असाइन होना था वैसा होने में फेल हो जाए, अर्थात डिक्री के जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहे थे उसको वो पूरी तरह पालन नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उस व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर लिया जाए, कुर्क कर लिया जाए, या फिर यदि संपत्ति भी नहीं है ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को ही अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन यहां दोनों ही कंसर्न्स में दो चीजें ध्यान रखनी होंगी कि संपत्ति में भी कुछ संपत्ति ऐसी है जिसे पूरी तरह कुर्क नहीं किया जा सकता, कुछ संपत्ति को छूट मिली है इससे। साथ ही साथ व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है ऐसे कंसर्न्स में भी उस पर्सन के कुछ राइट होते हैं जिन राइट्स को आप हनन नहीं कर सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा, या कुछ और भी जो एक्सटर्नल राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स को आप छीन नहीं सकते। तो यहां हम मूलतः दो कंसर्न्स पढ़ेंगे, अरेस्ट और अटैचमेंट कब किया जा सकता है और अरेस्ट और अटैचमेंट के दौरान उसके कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल राइट्स क्या है जिन राइट्स का हनन नहीं किया जा सकता। कोर्ट की लिमिटेशन क्या है, उस व्यक्ति की लिमिटेशन क्या है, डिक्री होल्डर की लिमिटेशंस क्या है, डिक्री डेप्टर की लिमिटेशंस क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा करवाएंगे। इन सारी चीजों की जब चर्चा करवाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें टोटल आज हमें लगता है कि 55 टू 64 तक के सेक्शंस पढ़ेंगे। इस 55 टू 64 तक के सेक्शंस में जो 55 टू 59 तक का सेक्शन है, ये 55 टू 59 इन सेक्शंस में मूलतः अरेस्ट की चर्चा की गई है और 60 टू 64 तक का जो सेक्शन होगा उसमें अटैचमेंट से संबंधित चर्चा है। तो यहां हम लोग अरेस्ट की बात करेंगे, अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि व्यक्ति को अरेस्ट और डिटेन कब किया जाता है। यहां पढ़ना होगा हमें सेक्शन 55 टू 9 एंड जब रूल की चर्चा कर पाओगे तो इसमें चार रूल इंपॉर्टेंट है, 37 टू 40 ऑफ ऑर्डर 21st। हम चाहेंगे कि पहले सेक्शन कवर कर लें, क्योंकि सेक्शंस कवर कर लेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑर्डर में है तो अलग से ऑर्डर की भी चर्चा करवाएंगे। हाँ, अभी आप किसी कंफ्यूजन के लिए बेयर एक्ट को यदि आप रखेंगे, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो वहां आप इसका सहायता ले सकते हैं कि सेक्शन 55 टू 59 एंड 37 टू 40। हम इसकी चर्चा यहां इसलिए करवा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो यहां भले ही एक्सप्लेन नहीं हो, लेकिन चूंकि रूल में ये बातें लिखी गई हैं और आपको समझने के लिए आवश्यक होगा, इसलिए यहां भी हम रूल की चर्चा करवाएंगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मेंशंस नहीं होगा, वो रूल में मेंशंस होंगे, वहां हम लोग उन मुद्दों को देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस कंसर्न्स में जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो होता क्या है। तो इसमें 55 का फर्स्ट कह रहा है, जो 55 सेक्शंस हैं, इस 55th सेक्शन में सबसे पहले यही कहा गया, अ जजमेंट डेप्टर में अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन में, यहां ध्यान रखो ये नेसेसरी नहीं है कि जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट किया ही जाना है, ये में बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी आर, किसी भी समय जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा हो, ऑन एनी डे ऑन एंड सेल, और इसके बाद जब होगा तो सेल है, सेल का मतलब होगा ही, एज सुन एज प्रैक्टिसेबल, जब जहां तक संभव हो, बी ब्रॉट बिफोर द court and his detention may be in the civil prison of district in which the court ordering the detention is situate, or where the such prison does not afford suitable accommodation in any other place which the state government may appoint for the determination of person ordered by court of such district to be detained। मतलब यहां ये होगा कि किसी भी समय जब कोर्ट को लगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इस बात को भी आगे एक्सप्लेन किया गया है कि सामान्य अर्थ में उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है, सामान्य अर्थ में उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि क्यों आपको अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन कई बार यदि कोर्ट को पहले से इस बात की संदेह हो कि वो व्यक्ति डिक्री को एग्जीक्यूट करने में ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें बाधा बनने के लिए पहले ही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या देश को छोड़ने की कोशिश में होगा या छोड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में उसे बिना नोटिस के भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए यहां है कि मे एट एनी मोमेंट, किसी भी समय यदि कोर्ट को लगे तो अरेस्ट कर लेगा। हाँ, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो आगे की चर्चा करवाएंगे। तो सेक्शन 55 ये कहता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा, और जब जहां तक पॉसिबल हो एट अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब सबसे पहले जितना जल्दी पॉसिबल हो कोर्ट के सम्मुख लाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोर्ट उसे सिविल प्रिजन में डालेगा, और सिविल प्रिजन में डालने के साथ साथ एक कंसर्न्स और भी होंगे कि यदि उस राज्य में या जिला में जहां सुटेबल कंसर्न्स नहीं है उस व्यक्ति के कंसर्न्स के हिसाब से, कि यदि जेल में ऐसी माहौल नहीं है, ऐसी परिस्थितियां नहीं है, नॉट अफोर्ड सुटेबल एकोमोडेशन, यदि उस व्यक्ति के लिए जैसा सुटेबल है, ये बात ध्यान रखो, सिविल प्रिजन में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए सुटेबल एकोमोडेशन कई अर्थों पर डिपेंड करता है। एक तो व्यक्ति कौन है,
व्यक्ति कौन है? यदि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है तो उसे किसी कारागार में नहीं रह सकते। यदि मान लो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे मेडिकल चेकअप एक्सेट्राज भी होती है। या मान लो कोई हाई खतरनाक टाइप का व्यक्ति है, उसके लिए कुछ स्पेशल सिक्योरिटी वाला जेल होना चाहिए। तो ये जो सुटेबल एकोमोडेशन है ये कई अर्थ में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेबल है, इसको अलग अलग अर्थों में हम ले जाएंगे। मतलब केवल हमें यह समझना है कि जहां उस व्यक्ति के रहने लायक या उस व्यक्ति के लिए जो प्रिस्क्राइब एकोमोडेशन है वो नहीं है, ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जहां अपॉइंट किया हो वहां उस जेल में, या तो उस जिला के अंदर, या यदि ऐसी परिस्थिति नहीं है तो उस जिला के बाहर के भी, जहां जिस जेल में एकोमोडेशन की व्यवस्था करवाए उस जेल में उसको रखा जा सकता है। तो यहां दो क्लियर हुआ, एक तो डिग्री के एग्जीक्यूशन में सामान्यतः कभी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, दूसरा कि जेल जहां रहने की बात होगी तो वो उस जिला के जेल में भी हो सकता है। यदि उस जिला के जेल में सुटेबल एकोमोडेशन नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति जेल से, अपने जिला से बाहर जेल में भी जा सकता है। यह तीन कंसर्न स्पेशल ध्यान रखो, एक तो कभी भी अरेस्ट हो सकता है, कभी भी अरेस्ट। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि जिला के अंदर जेल में होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेल, और यदि एकोमोडेशन ऐसा नहीं है तो बाहर के जिला में भी, एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट में भी वो जेल में रखा जा सकता है, इफ नॉट सुटेबल एकोमोडेशन प्रेजेंटेड या अवेलेबल इन दैट डिस्ट्रिक्ट। अब इसी में प्रोवाइडेड में, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन प्रोविजो दिए गए हैं। प्रोविजो में क्या क्या दिया है यहां आप देख लो। प्रोविजो फर्स्टली क्या है, पहला पॉइंट, दैट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी इंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यहां स्पेशली इन मुद्दों को आप ध्यान रखो, वहां जो कंसर्न था वो तो था ही, यहां यह है कि इस अरेस्ट करने के लिए किसी भी कंसर्न्स में, इस अरेस्ट करने के लिए किसी भी कंसर्न्स में व्यक्ति को जब अरेस्ट करना होगा तो व्यक्ति के घर में शाम के समय, शाम के बाद सुबह तक के टाइम में घुसा नहीं जा सकता। ये जनरल रूल ही है, जिसको हमने कहा प्रोवाइडेड फर्स्टली क्या, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए। हाँ, इसका मतलब ये मत ध्यान रखो कभी भी रात के अंदर टाइम, रात के टाइम पुलिस जा ही नहीं सकती। कोई ऐसा कंसर्न है, खतरनाक आतंकी है, कोई ऐसी परिस्थितियां है कि मॉर्निंग होते होते तक वो व्यक्ति स्किप कर जाएगा, या ऐसा पॉसिबल नहीं है, अर्जेंट टाइम है, ऐसी परिस्थिति में तो कभी भी अंदर जा सकता है और उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन चूंकि ये सिविल वाला मुद्दा है, ये इतना इश्यूज मुद्दा नहीं होगा, इतना सीवियर मुद्दा नहीं होगा, इसीलिए कहा गया कि इस सेक्शन के अंतर्गत जब पुलिस अरेस्ट कर रही है, और ये सेक्शन सामान्यतः हर केसेस में लागू होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो सामान्य अर्थ इसमें क्या है कि शाम से लेकर सुबह तक का समय, मतलब इवनिंग सनसेट के बाद अर्ली सन मॉर्निंग तक, जो सनराइज तक, अगले दिन तक पुलिस आपके घर में नहीं घुस सकती, आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो यही कंसर्न इसमें बताया, फर्स्टली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी इंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सूर्योदय, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, सूर्यास्त से सूर्योदय तक आपके घर में नहीं घुसा जा सकता, तक घर में पुलिस या जो व्यक्ति होगा नहीं जाएगी। इसी के बाद सेकंड पॉइंट इसमें ये कह रहा है दैट नो outer door of dwelling house shall be broken open unless such dwelling house is in the occupancy of the judgment debtor। मतलब जबरदस्ती किसी के घर में घुसने की कोई बात नहीं होगी, और किसी भी कंसर्न्स में उस घर के दरवाजे को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये जो घर है उसी व्यक्ति का है। और इसके साथ क्या क्या कंसर्न्स होंगे, एंड ही रिफ्यूजेस और इन एनी वे प्रिवेंट द एक्सेस देयर टू, मतलब ये घर उस व्यक्ति का है, इसके साथ साथ ये भी कंफर्म हो जाए कि वो व्यक्ति घर में घुसने नहीं दे रहा है या किसी अन्य तरीके से प्रिवेंट कर रहा है पुलिस को। But when the officer authorized to make the arrest has duly gained access to the any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe that judgment debtor is found। यह ध्यान रखो, ये यदि एक बिल्डिंग है या घर है या मकान है, तो मकान के गेट पे आप सामान्यतः गेट को तोड़ के नहीं घुस सकते, पुलिस नहीं घुस सकती जब तक कोई ऑथेंटिक कारण ना हो कि उस व्यक्ति ने प्रिवेंट किया है, रोका है, घर में घुसने से मना कर रहा है या कोई अन्य बाधा खड़ा कर रहा है।
ऐसे कंसर्न्स में जब बाधा अन्य वो जनरेट कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में तो उस घर को तोड़ा जा सकता है, अदरवाइज घर को ये मेन गेट तोड़ के आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन एक चीज और है, यदि आपके घर में या बिल्डिंग में एंट्री हो गई है उस पुलिस की, ऐसी परिस्थिति में यदि एक स्पेसिफिक कमरे की बात होगी जहां पुलिस वाला को विश्वास हो जाए या जो भी व्यक्ति अरेस्ट करा उसे विश्वास हो जाए कि इस कमरे के अंदर वो व्यक्ति होगा, तो उस कमरे के गेट को तोड़ा जा सकता है। ये केवल मेन गेट की कंसर्न्स है कि मेन गेट को तोड़ने से पहले बहुत प्रिकॉशंस करने होंगे, एक स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स रखने होंगे। हाँ, जब गेट की एंट्री आपके अंदर हो गई है तो उस कंसर्न्स में है ड्वेलिंग एंड एक्सेस टू द ड्वेलिंग हाउस, यदि उस हाउस में आपको प्रॉपरली एक्सेस मिल गया है, ही मे ब्रेक ओपन, वो घर का दरवाजा, उस कमरे का दरवाजा तोड़ सकता है, और एनी रूम इन व्हिच he has reason to believe that judgment debtor is found, जहां उसके पास कोई तर्क है, या ध्यान रखो ये रीजन उसके पास एक लॉजिकल है, होगा वो नहीं होगा अलग कंसर्न है, एक तर्क हो कि व्यक्ति इस घर में घुसा होगा, इस घर में, इस कमरे में रह रहा हो। अब इसी में थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट इसी में ये कह रहा है कि if the room is in the actual occupancy of woman who is not the judgment debtor and who according to the customs of the country does not appear in public, यदि मान लो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वो घर ऐसी महिला का हो जो सामान्यतया, और उस महिला के नाम से वारंट नहीं हो, यदि महिला के नाम से वारंट हो गया अरेस्ट होने के लिए तब तो कोई कंसर्न ही नहीं है, लेकिन कंसर्न ये है कि यदि वो किसी पुरुष या किसी अन्य मेंबर के अरेस्ट की बात है, अरेस्ट के लिए वारंट हो, और उसी कमरे में, जिस कमरे में उस व्यक्ति के होने की संभावना है, वो कमरा एक पर्दानसी औरत का है। पर्दानसी औरत का मतलब होगा कि वो महिला जो सामान्यतया किसी प्रथा या कस्टम के तहत लोगों में नहीं आती, अर्थात आम लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाती, ऐसी महिला का यदि घर होगा तो आप उस कमरे को नहीं तोड़ सकते। हाँ, फिर ऑप्शंस क्या होगा, उस महिला के शरण में जाकर वो छुप सकता है। तो यहां एक ऑप्शंस दिया गया कि वो महिला जिसको अरेस्ट नहीं करना है, लेकिन यदि ऐसा कंसर्न्स है, द रूम इज द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन हु इज नॉट जजमेंट डेप्टर, मतलब जिसको अरेस्ट नहीं करना है, यदि वो महिला जजमेंट डेप्टर, उसको उसी को अरेस्ट करना है तो ये फिर लागू नहीं होगा। एंड हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री डजंट अपीयर इन पब्लिक, अर्थात इसको पूरे कंसर्न्स के लिए हम कह सकते हैं पर्दानसी महिला। तो ये जो पर्दानसी महिला है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू मेक द अरेस्ट शैल गिव नोटिस टू हर दैट शी इज लिबर्टी टू विथड्रॉ, मतलब उस महिला को नोटिस देगा, मतलब नोटिस का मतलब लिखित और मौखिक कुछ भी हो सकता है, पर्याप्त टाइम कि आप उस कमरे से निकल जाओ। यदि वो महिला उस पर्याप्त टाइम के अंदर उस कमरे से निकल जाए, तब बाय फोर्स या जबरदस्ती पुलिस उस कमरे में घुस सकती है। लेकिन यदि वो महिला उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकलने से मना कर दे, और वो व्यक्ति जो दोस्त जिसको अरेस्ट किया जाना है वो उसी महिला के आड़ में उसी कमरे में छुपा हुआ है, ऐसे कंसर्न्स में पुलिस उस पर्टिकुलर नोटिस टाइम के बाद बाय फोर्स उस कमरे को तोड़ सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। पहले पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो पर्दानसी महिला पहले उस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाए ताकि पब्लिक के सामने वो ना आ पाए। तो यही कंसर्न्स है कि withdraw and after allowing a reasonable time for her to withdraw and giving her reasonable facility, रीजनेबल फैसिलिटी भी देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्दानसी महिला और आप गेट पे 10 पुलिस वाले खड़े हैं, आप उस मकान से बाहर या ऐसे कंसर्न्स में, ताकि रीजनेबल फैसिलिटी उस महिला को मिल सके, ताकि वो बिना किसी को दिखाए, अपने बॉडी को किसी को दिखाए हुए, अर्थात बिना लोगों के बीच आए हुए, वो किसी दूसरे कमरे में या किसी दूसरे ऐसे जगह पे चला जाए जहां लोगों की एक्सेसिबिलिटी ना हो। ठीक है ना, रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विथड्रॉइंग मे एंटर द रूम ऑफ द पर्पस फॉर मेकिंग एन अरेस्ट, उसके बाद उस कमरे में जाके वो अरेस्ट कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि नॉर्मल कमरे में होगा तो गेट तोड़ देगा, यदि पर्दानसी महिला के साथ होगा, ऐसे कंसर्न्स में पर्दानसी महिला को स्पेशल टाइम दिया जाएगा कि वो महिला अपने यथोचित समय में प्रॉपर तरीके से निकल जाए वहां से, और फिर उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है उस व्यक्ति को। लेकिन यह नियम क्या होगा, यदि यही बातें हैं कि यदि वो महिला पे ही अरेस्टिंग की बात हो तो फिर यह नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद होगा चौथा पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फोर्थली दैट वेयर द डिक्रीज इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच अ जजमेंट डेब्टर इज अरेस्टेड, जहां जजमेंट डेब्टर अरेस्ट होने की बातें हैं, और वो डिक्री कैसा होगा, इज ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जैसे हमने कहा कि अभी तक की जो अरेस्टिंग की बातें थी वो किसी में हो सकता था, चाहे तो प्रॉपर्टी, जमीन या किसी भी बात के लिए हो सकता था, लेकिन इसमें फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जिस डिक्री में उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, मान लो वो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है और वो डिक्री कैसा है, इस डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अर्थात मनी से संबंधित कोई मुद्दा होगा, एंड द जजमेंट डेब्टर पेज द अमाउंट ऑफ द डिक्री एंड द कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट टू द ऑफिसर
अरेस्टिंग हिम सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि मनी मैटर से कोई संबंधित मुद्दा हो और उस अरेस्टिंग के टाइम भी वो व्यक्ति उस ऑफिसर को जो उसे अरेस्ट करने के लिए आया है उस व्यक्ति को वो सारा पैसा या जो कुछ भी उसमें लिखित है वो सारा दे दे, तो ऐसे कंसर्न्स में वो ऑफिसर भी उसे छोड़ सकता है, फिर उसे जेल ले जाने की या कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किस केस में होगा, स्पेशली ध्यान रखो, ये उसी केस में होगा वेयर इज अ डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। जहां डिक्री पेमेंट ऑफ मनी से संबंधित होगा, केवल उसी केस में उस अथॉरिटी को, उस व्यक्ति को राइट है जो व्यक्ति उसे अरेस्ट कर रहा है कि यदि टोटल ड्यू वो पेमेंट कर दे, ऐसे कंसर्न्स में उसको वहीं रिलीज कर सकता है, कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य जो कोई भी डिक्री होगा उस डिक्री में उसकी राइट नहीं है, उस व्यक्ति को कोर्ट ही ले जाई जाएगी। ये भी क्लियर ध्यान रखो, ये पॉइंट फोर्थ कहता है। चौथा पॉइंट क्या कहा कि डिक्री मनी का डिक्री होगा ऐसे कंसर्न्स में, मतलब जो कुछ भी होगी कॉस्ट, मतलब जो भी है डिक्री एंड द कॉस्ट ऑफ अरेस्ट, जितना डिक्री का पैसा डिक्री है और जो कॉस्ट ऑफ अरेस्ट है, जो कुछ भी डिसाइड किया जाए, टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम, उसको रिलीज कर देगा। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, उसी का जो इसी सेक्शन के दूसरे पॉइंट में कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट, राज्य सरकार ऑफिशियल गैजेट के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise than in accordance with the such proceeding as may be prescribed by the state government in this behalf। इसमें दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, जो इसी सेक्शन का 55 जो पहला पॉइंट था उसमें 4 प्रोविजो के साथ ये बताया गया कि अरेस्ट कैसे किया जाए, क्या क्या कंसर्न्स होंगे। इसी का जो दूसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब ये होगा कि किसी परिस्थिति में यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज में बहुत प्रभावशाली है, या प्रभावशाली के साथ साथ वो व्यक्ति ऐसा है कि यदि उसको अरेस्ट किया जाए तो वहां मास मूवमेंट हो सकता है, दंगा भड़क सकता है, या लोगों में कुछ कंसर्न्स बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके बहुत भक्त हैं, अब ऐसे कंसर्न्स में यदि उसको अरेस्ट करने की बातें आए और सरकार को यह लगता है या लोग या कोर्ट को यह लगता है कि यदि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लें तो एक बड़ी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में डिक्री के एग्जीक्यूशन में उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। हां, उसके लिए राज्य सरकार एक स्पेशल व्यवस्था करेगी कि ऐसे यदि कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाए, ऐसे व्यक्ति को किन आधारों पर अरेस्ट किया जाए और किस तरीके से किया जाए, और वो जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर होगा उसी तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, अभी तक यही था, कई बार कंसर्न उठ रहे थे, तमाम ऐसे बड़े लोगों का नाम आपने सुना होगा व्हाट्सएप वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, तो आजकल लोगों पे लांछना भी लगाई जाती है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिले होंगे कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर धर्म का है या पर्टिकुलर जाति का है, उसके ऊपर इतने केस हैं, इतने वारंट है, लेकिन उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। जब आप सर्च फाइंडिंग करोगे तो उसमें से कुछ बातें सच भी दिख जाएंगी कि हाँ वो व्यक्ति है जिसपे तमाम वारंट एटसेट्रा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसे छोटे छोटे अपराधों में भी बुरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और फाइनली उसको लंबे समय तक जेल में रखना होता है। तो उसका क्या है, तो ये वाला जो क्लॉज है, इसका जो पॉइंट 2 है वो यही बताता है। अब यहां फिर से देखो, यहां स्टेट गवर्नमेंट में यहां ही प्रश्न उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी तो पुलिस की है, स्टेट की है, जज क्यों ऐसा करे, कोर्ट तो ऑर्डर दे उसे अरेस्ट करने के लिए। तो ये कंसर्न्स, खैर यही एक बेनिफिट्स मिलता है जहां हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारा जो राजनेता है, यहीं से गठजोड़ चलता है इसी पॉइंट से। ओरिजिनली ये इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज गठजोड़ के द्वारा इसको यह किया जाता है कि जो भी उस नेता या उस पार्टी या उस धर्म या उस जाति या जहां भी अपीजमेंट करनी है उससे व्यक्ति यदि कोई संबंधित हो तो उस पर यही रूल लागू किया जाता है और फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लंबे लंबे समय तक नहीं किया जाता है, जबकि उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। और यह पावर किसको है कि रूल कौन बनाएगा इसको अरेस्ट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट। तो यही पॉइंट स्पेशली आप ध्यान रखो, कहा था कि यदि व्यक्ति बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उसके अरेस्ट होने से कोई इश्यूज बन सकते हैं, दंगा भड़क सकता है या इनकॉन्वीनियंस हो सकता है, कुछ ऐसे कंसर्न्स बन सकते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इस तरीके से जिस तरीके से ऊपर में मेंशंस है। तो फिर गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड एनी मैनर फॉर दैट, और जो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी मैनर, उसी मैनर में उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्लियर। तो यहां स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर, जिससे कोई समस्या हो सकती है और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, मतलब इस एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अरेस्ट नहीं हो सकता है, अदरवाइज देन, मतलब कैसे, केवल उसी तरीके से हो सकता है
in accordance with the such proceeding as may be prescribed by the state government in this behalf। इस तरीके के लिए स्टेट गवर्नमेंट जैसा नियम बनाएगी वही नियम होंगे। ऐसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे भी आरोप लगते हैं, विपक्षी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं दे रही कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कैसे किया जाए, और इसके लिए एक तरीका बना दिया जाता है कि उससे पब्लिक जो इश्यूज हैं वो बन सकते हैं या इनकन्वीनियंस हो सकता है एंड सो ऑन। तो क्लियर हुआ ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो इसी का तीसरा क्लॉज है, तीसरे पॉइंट्स में ये बताया गया है where the judgment debtor is arrested। आप यदि मान लो, यदि इसमें कहा गया है कि if judgment debtor is arrested in execution of a decree, अरेस्ट कर लिया गया for the payment of money, यदि पेमेंट ऑफ मनी के लिए उसे अरेस्ट किया गया है। ध्यान रखो इसके पॉइंट में क्या क्या कहा गया था वहां फर्स्ट पॉइंट के फोर्थ पॉइंट में कि यदि व्यक्ति को मनी के लिए है और वो कॉस्ट जमा कर दे तो उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसने नहीं किया और उसे अरेस्ट किया गया, तो ऐसे कंसेंस में क्या होगा, वेयर जजमेंट डेब्टर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड brought before the court shall inform him that he may apply to be declared an insolvent का मतलब वो दिवालिया घोषित हो गया, and that may be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of application and if he complies with the provisions of the law of insolvency for the time being in force। यहां स्पेशली ध्यान रखो कि यदि किसी व्यक्ति को मनी मैटर में अरेस्ट किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में, और वो व्यक्ति कोर्ट आया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपको ध्यान रखना है, कोर्ट शैल इन्फॉर्म, इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा, बताएगा कि वो चाहे तो अपने आप को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया अपना सकता है, दिवालिया घोषित कर सकता है। चूंकि एक नियम यह भी है कि दिवालिया जो व्यक्ति है, और यदि उसने ऐसा मलाफाइड इंटेंशन के साथ ऐसा नहीं किया है, यदि गलत तरीके से उसने नहीं किया और कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, तो उस व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट आप तभी कर सकते किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है और गलत तरीके से उस ऋण को एजुकेट किया है, गलत तरीके से उस ऋण को ट्रांसफर किया है, ऐसी परिस्थिति में तो अरेस्ट किया जा सकता है। तो यही कंसर्न है कि यदि वो व्यक्ति पेमेंट नहीं कर पाया तो ये हो सकता है कि वो दिवालिया घोषित हो गया, दिवालिया हो गया हो वास्तविक में इंटरनली, तो ऐसे कंसर्न में वो व्यक्ति ये है कि उसे कानून की जानकारी नहीं हो तो कोर्ट उसे इन्फॉर्म करेगा। कोर्ट शैल का मतलब करना ही होगा कोर्ट को, तो कोर्ट शैल इन्फॉर्म him that he may apply। हाँ, अब यहां में है कि वो व्यक्ति चाहे तो अप्लाई करे, उसे नहीं करना है तो फिर नहीं करे। अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट मतलब अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए अप्लाई कर सकता है, और यदि वो व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए अप्लाई कर दे तो ये बाद का कंसर्न होगा, फिर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, एंड दैट ही मे बी डिस्चार्ज्ड, वो डिस्चार्ज हो सकता है, कब हो सकता है, इफ ही हैज नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ regarding the subject of application and if he complies with the provision of the law of insolvency for the time being in force। मतलब ये होगा कि यदि वो व्यक्ति जानबूझ के ही तो नहीं अपनी सारी प्रॉपर्टी को हटा दिया, या जो इंसॉल्वेंसी के जो लॉ है उस लॉ के तहत वो आ रहा है, अर्थात जेन्युइनली यदि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में उसको उन्मोचित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जो कंसर्न्स है वो कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कब, जब वो एप्लीकेशन देगा इस बात के लिए कि वो दिवालिया है। यह ध्यान रखो, दिवालिया जो व्यक्ति हो गया है उसके ऋण की कोई कंसर्न्स नहीं होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, या कई सारे लोग होते हैं जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेते हैं। हाँ, लेकिन दिवालिया घोषित करने की एक स्पेशल से प्रोविजन है, उसमें चर्चा करवाएंगे। उसमें यह होता है कि फिर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी एटसेट्राज हैं उसको भी सरकार, या जिस पे आप जिस कंपनी या जिससे संबंधित है वो सरकार या जो भी अथॉरिटीज होगा उससे संदर्भित वो आपको सीज कर लेगा। हाँ, लेकिन एक बार आप दिवालिया घोषित हो गए तो फिर आपको उस टाइम की उस ऋण या जिसके संदर्भ में आप दिवालिया घोषित हुए वो उनसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर आप जीवन में बाद में अलग तरीके से दूसरे तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, फिर आपका जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कंपनी में घाटा लगी, आज वो व्यक्ति अपने को दिवालिया घोषित कर ले, यदि प्रॉपर तरीके से कोर्ट को लगे कि जानबूझ के ही इसने प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं किया है, यदि प्रॉपर तरीके से लगे कि जहां ऐसा हुआ है प्रॉपरली, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाएगा और फिर उनके सारे ऋण से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद नए सिरे से अपने जीवन शुरू कर सकता है, इसमें इस इतिहास का कोई मतलब नहीं होगा। तो यही कंसेंस बन रहा है कि डिस्चार्ज वो अप्लाई कर सकता है, और ये बातें हो सकता है उसे नहीं पता हो, इनोसेंट हो, तो उस इनोसेंसी को खत्म करने के लिए कहा गया कि कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम, उसे कोर्ट बताएगा दैट ही में, वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट
और ऐसा यदि है दैट ही में बी डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज किया जा सकता है इफ ही हैज नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ, गलत तरीके से उसने कार्य ना किया हो रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में, एंड इफ ही कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ, यदि वो उस प्रोविजन के साथ फॉलो अप करे प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब उस टाइम में या जिस टाइम में, मतलब यदि आज की बात कर रहे हैं तो आज का जो इंसॉल्वेंसी के लॉ है उसके तहत यदि वो है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का चौथा पॉइंट ये कह रहा है whereas judgment debtor is expresses his intention to apply to be declared insolvent। अब यही है कि कोर्ट वहां वो बताएगा उसे। अब चौथे पॉइंट में उसी को क्लियर कर रहा है कि where judgment debtor expresses his intention to apply, मतलब जहां वो जजमेंट डेब्टर इस बात के लिए अप्लाई करता है, मतलब वो बताता है, जजमेंट डेब्टर एक्सप्रेस हिज इंटेंशन, कोर्ट में बताता है कि हिज इंटेंशन टू अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड फर्निशेस सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब यदि वो कोर्ट को ये बताता है कि हाँ वो इसके लिए अप्लाई करेगा इंसॉल्वेंट के लिए, मतलब उस इंसॉल्वेंसी के लिए, ताकि उसको इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सके, और कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए यदि वो सिक्योरिटी फर्निश करे, मतलब कोर्ट को सिक्योरिटी भी मांगेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये कह देंगे कि ठीक है हम इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यदि वो व्यक्ति कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी स्तर तक कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए सिक्योरिटी फर्निश करे, मतलब जो सिक्योरिटी कोर्ट डिसाइड करे, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही विल विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करेगा, एंड दैट ही विल अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन, और जब भी उसे बुलाया जाएगा तब वो कोर्ट आ जाएगा, इन एनी प्रोसीडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और अपॉन द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ही वाज अरेस्टेड, मतलब उसे कोर्ट को बताना होगा, एक तो सिक्योरिटी देनी होगी, किस बात की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इस बात की कि जब भी कोर्ट उसे बुलाया जाएगा उस डिग्री के संबंध में, तब वो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर हो जाएगा। द कोर्ट, अब यहां कोर्ट में रिलीज का मतलब यदि कोर्ट उसके इस बातों से संतुष्ट हो जाता है, हिम फ्रॉम अरेस्ट, and if fails to apply and to appear, the court may either direct the security to be realized or commit him to the civil prison in execution of decree। पहला कंसेंस ये रहा कि यदि वो व्यक्ति कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट रिलीज कर सकता है। दूसरा कंसेंस ये है कि यदि 1 महीने के अंदर जो ऊपर की बातें थी कि वो इंसॉल्वेंसी के लिए जो अप्लाई किया था वो नहीं कर पाया या वो नहीं हो पाया, तो 1 महीने के अंदर कोर्ट के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। 2 ऑप्शन क्या, या तो उसने जो सिक्योरिटी दिया था उस सिक्योरिटी को रियलाइज कर ले, सिक्योरिटी का मतलब उसने जो सिक्योरिटी दिया था उसको रियलाइज कर लिया जाए, उसे वास्तविक में भुना लिया जाएगा, या नहीं तो फिर कमिट हिम टू सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, तो या तो सिक्योरिटी को भुना लिया जाएगा या फिर उस व्यक्ति को नॉर्मली अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कंसेंस हो गए, मतलब तीसरा पॉइंट था कि इंसॉल्वेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है, ये बातें लॉ होंगी, और चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि वो इसके लिए यदि कोर्ट को करे तो कोर्ट उसे कुछ दिन के समय दे सकता है, मैक्सिमम कितना, 1 महीने के अंदर उसे इसके लिए अप्लाई करना होगा, यदि ऐसा हुआ तो ठीक है, और इसके लिए उसे सिक्योरिटी भी देनी होगी और ये भी अप्रूव करना होगा कि हाँ जब भी कोर्ट उसे बुलाया जाएगा वो व्यक्ति आएगा, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसे 1 महीने के लिए छोड़ सकती है, यदि ऐसा कुछ निर्णय हो गया तो ठीक, नहीं तो दोबारा या तो सिक्योरिटी को रियलाइज करवा लिया जाएगा या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 56 की बात करते हैं। सेक्शन 56 कहता है प्रोविजन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मनी। यहां स्पेशली ध्यान रखो, ये यहां ये कह रहा है कि यदि मनी से संबंधित डिक्री होगा, अन्य संबंधी नहीं, अन्य संबंधी में महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन यदि मनी से संबंधित कोई मैटर होगा तो ऐसे कंसेंस में महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो यही बात है, प्रोहिबिशन ऑफ द अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन, यहां ध्यान रखो ऑफ वुमेन ये इंपॉर्टेंट है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, अर्थात पैसे के लिए जो डिक्री है उस डिक्री में महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, पुरुष को किया जा सकता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, इस पूरे पार्ट में कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा, द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर, कोर्ट कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा द अरेस्ट और डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मतलब मनी के पेमेंट के लिए जो डिक्री का एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसमें इस पूरे पार्ट का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो इस बात के लिए आसक्त कर सके, इस बात के लिए कोर्ट को पावर दे सके कि महिला को अरेस्ट करने के लिए वारंट कर सके, या ऐसा जो भी चीजें होंगी, तो एक महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ ये। उसके बाद हम लोग आ जाए, हाँ स्पेशली ध्यान रखो किस केस में, केवल डिक्री रिलेटेड टू मनी के केस में ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज केस में महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर यहां आता है 57 ये कहता है सब्सिस्टेंस अलाउंस,
अब यह है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं निर्वाह भत्ता या गुजारा भत्ता। निर्वाह भत्ता या गुजारा भत्ता, इसके लिए रूल में भी बहुत डिटेल किया गया है, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे इसको। सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, उस व्यक्ति को जेल में रहने के लिए, अब जेल में होगा तो उसकी तो सारी कुछ आय के साधन बंद हो जाएंगे, तो उस व्यक्ति के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता कुछ देने होंगे। तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा किसी व्यक्ति को जेल में रख दोगे फिर उसकी सारी राइट्स खत्म हो जाएंगे। मिनिमम आवश्यकता तो हर व्यक्ति की होती है, तो वो जो मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकता कितनी होंगी ये व्यक्ति के लेवल पे डिसाइड होगा। ये एक नॉर्मल कंसर्न्स की बात आप समझेंगे कि एक व्यक्ति की मिनिमम आवश्यकता क्या है, ये तो हर व्यक्ति के कंसर्न्स पे डिसाइड होता है कि उस व्यक्ति की सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, उस व्यक्ति का जाति धर्म लिंग कैसा रहा है, उस व्यक्ति का जाति धर्म लिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका रेस रिलीजन वो कहां रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी इकोनॉमिक और सोशल हैसियत कैसी है। तो इन सारी चीजों को देख के कोर्ट ये भी डिसाइड करेगी कि यदि वो व्यक्ति ऐसा है, जैसे मान लो आप एक बड़ा कोई बिजनेसमैन है, अरबपति था वो इंसॉल्वेंट हुआ, ऐसे कंसर्न उस व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया जाए तो उसके आप नॉर्मल किसी जेल में नहीं ठूंस दोगे, या उसकी जो सब्सिस्टेंस होंगे वो भी कुछ पर्टिकुलर तरीके से ही करने होंगे आपको। तो यही कह रहा है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब उस व्यक्ति को क्या मिलेगा जिसको अरेस्ट किया जाएगा, तो कुछ तो मानवाधिकार, कुछ न्यूनतम अधिकार तो है ही उसके। तो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल्स ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू रैंक। यहां ध्यान रखो, स्टेट गवर्नमेंट उसको कितनी सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलनी चाहिए जब तक वो जेल में होगा। हाँ, कौन पे करेगा इसमें भी आगे रूल्स में चर्चा है। तो सामान्य अर्थों में कहा जाता है कि जिस पार्टी जो डिक्री होल्डर है, अर्थात जिस पार्टी के एप्लीकेशन में उसे अरेस्ट किया जाएगा उस व्यक्ति को ही पे करने होंगे। ये आगे रूल में चर्चा करवाएंगे हम लोग, स्पेशली ध्यान रखना ये पे कौन करेगा, ये पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। और यहां तक कि जब इसको अरेस्ट करने के लिए लाया जाएगा तो अरेस्ट करने के टाइम तक और मतलब उसको अरेस्टिंग से लेके कोर्ट आने तक के टाइम में जो भी खर्च होंगे या जो भी कंसर्न्स होंगे वो पैसा एडवांस कोर्ट को देना होगा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति डिक्री होल्डर है, जिसके पक्ष में डिक्री है। वो आगे रूल में चर्चा करवाएंगे। अभी अब ये समझ लो कि जो सब्सिस्टेंस अलाउंस होंगे ये कौन देगा, कैसे देगा, ये कहां रूल में पढ़ना है हमें। अभी ये समझ लो कि कितना मिलेगा या कैसा मिलेगा। तो ये सब्सिस्टेंस अलाउंस जब मिलेगा तो कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स स्केल, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए स्केल फिक्स करेगी। स्केल का मतलब एक न्यूनतम पैमाना सेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। वो न्यूनतम पैमाना का मतलब इतने पेमेंट सैलरी का एक स्केल। अब उस स्केल में कैसे डिसाइड होगा वो, तो ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक। रैंक उस व्यक्ति की रैंक क्या है, रेस वो व्यक्ति कौन है, एंड नेशनलिटी ऑफ द, नेशनलिटी मतलब किस राष्ट्र का है। ये भी बातें हो कि मान लो कोई विदेशी कंसर्न्स में है, कोई ऐसा व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है, तो रैंक रेस एंड नेशनलिटी के आधार पर उस व्यक्ति के सब्सिस्टेंस की जो अलाउंस है वो अलाउ होंगी। तो ये कहा था रैंक रेस एंड नेशनलिटी ऑफ मंथली अलाउंस पेबल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेब्टर्स। जो जजमेंट डेब्टर्स जेल में होगा या अरेस्ट किया जाएगा उसको कितना सब्सिस्टेंस अलाउंस अर्थात निर्वाह भत्ता इसको कहते हैं। निर्वाह भत्ता कितना मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। और राज्य सरकार किस आधार पे, तो रैंक। यहां रैंक का मतलब फिर से देख लो, हमने कहा सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस उसकी होंगी। सोशल स्टेटस क्या है उस व्यक्ति की, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस व्यक्ति की, उसके समाज में योगदान कितने हैं, ये सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। रेस एंड नेशनलिटी, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑफ मंथली अलाउंसेस पेबल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ द जजमेंट डेब्टर्स। हाँ, इसके लिए जो डिटेल है कि उसको पे कौन करेगा, तो सामान्यतः हमने कहा कौन पे करेगा, नॉर्मल कंसर्न्स में वो व्यक्ति पे करेगा जो डिग्री होल्डर होगा, और सरकार डिसाइड करेगी, कोर्ट को दिया जाए, कोर्ट उसे पे करेगी। और ये एडवांस में जिस जेल में होगा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये सारे रूल हम लोग रूल्स में पढ़ लेंगे। अब फिर आते हैं सेक्शन 58 की बात करते हैं। इसमें है डिटेंशन एंड रिलीज। जब व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद उस व्यक्ति के क्या क्या ऑप्शंस होंगे। इसमें यह कहा गया कि एवरी पर्सन डिटेन इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी सो डिटेन्ड। जो भी व्यक्ति इसमें अरेस्ट किया गया है वो इस तरह डिटेन होगा। कैसे, तो इसमें कहा गया है कुछ पॉइंट समझ लो। वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000, ये इसके प्रोविजन वाले पार्ट हैं। जब जब इसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया तो इसको हटा देना। 5,000 rupees for period not exceeding 3 months, and where the decree is for payment of sum of money exceeding 2,000 rupees but not exceeding 5,000 for period of exceeding 6 weeks। ये हमने कल की क्लासेस में भी चर्चा करवाई थी कि अरेस्ट जो होगा तो व्यक्ति के टाइम लिमिट होते हैं। किसी व्यक्ति को कितना अरेस्ट किया जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी मैटर, तो कितना किया जा सकता है, तो कहा जाता है इसमें बेसिक्स ऐसे समझो कि यदि मोर देन 5,000 का केस है, 5,000 रुपए से ज्यादा का इश्यू है, ऐसे कंसर्न्स में मैक्सिमम 3 मंथ,
के लिए अरेस्ट हो सकता है फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। नॉट एक्सीडिंग का मतलब 3 महीने से कम। और यदि 2000 से 5000 तक का इश्यू है, 2000 से 5000 तक का इश्यू, ऐसे कंसर्न्स में मैक्सिमम 6 वीक अर्थात 1.5 महीने। कहा है सम ऑफ द मनी एक्सीडिंग 2000 बट नॉट एक्सीडिंग 5000 फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 वीक। यहां ध्यान रखो, ये मैक्सिमम 2000 से 5000 तक का। अब इसमें ऑलरेडी क्लियर हो गया कि यदि 2000 से 5000 तक का है तो 6 वीक तक मैक्सिमम, और 5000 से ज्यादा का है तो 3 महीने के लिए मैक्सिमम। अब यहां कंसर्न उठेगा कि 2000 से कम वाले का, तो चूंकि इसमें चर्चा नहीं है इसीलिए उसके अरेस्टिंग की कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन कई बार चूंकि ये लिखा हुआ नहीं था तो कोर्ट या जो भी इसके कंसर्न्स पार्टी उसमें कंफ्यूजन था, तो बाद में इसी पॉइंट को स्पेशली ऐड कर दिया गया इसके 58 के क्लॉज 1 का ए बना के। ये क्या ऐड कर दिया, पहले तो ये था ही नहीं ओरिजिनली, बाद में इसको ऐड कर दिया जब यहां कंफ्यूजन होने लगा कि ऐसी परिस्थिति में जब 2000 से कम का बाद हो उस कंसर्न्स में क्या होंगे, तो यहां 1A बना के स्पेशली लिख दिया गया कि फॉर द रिमूवल ऑफ द डॉट्स, किसी व्यक्ति को किसी तरह का संदेह नहीं हो इसलिए इट इज hereby declared that no order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made, नहीं किया जाएगा where the total amount of decree does not exceed 2000 rupees, जहां 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा मसला, ऐसे कंसर्न्स में कोई डिटेंशन कोई जेल नहीं ले जाई जा सकती है। तो मतलब स्पेशली ये क्लियर कर दिया फॉर डॉट रिमूवल कि 2000 से कम के केस में डिटेंशन नहीं होगा। कम के केस में नो डिटेंशन। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। 58 कंप्लीट हो गया। नोट्स आप ऐसे ही बनाते चले जाना। आई होप कि सारी चीजें आपको सेक्शन बाय सेक्शन करने नहीं है, जो जो पॉइंट्स हम लोग करते हैं उस पॉइंट को या पीरियडिकली उसे नोट्स कर लेंगे। फिर 58 के ही सेकंड एक्सप्लेनेशन है। 58 में ही सेकंड ये है कि अ जजमेंट डेब्टर रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन shall not merely be reason for his release be discharged from his debt, but he shall not liable to be rearrested under the decree in execution of which he was detained in civil prison। यहां ये स्पेशल पॉइंट, इसको भी ध्यान रखो। अब हमने जब अरेस्टिंग की बात की तो मान लो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, मनी मैटर था, उसने पेमेंट नहीं किया, तो यदि मान लो जितनी भी चाहे वो 6 वीक का या 3 मंथ का जितना भी टाइम का था उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। अब उस जेल से निकलने के बाद, अरेस्ट से निकलने के बाद क्या होगा, तो ये सेक्शन स्पेशली इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन ये बता देता है कि जजमेंट डेब्टर रिलीज्ड फ्रॉम द डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी फ्री, अर्थात वो व्यक्ति फ्री नहीं हो जाएगा, उसे ऋण से ऋण चुकाने ही होंगे। बाद में यदि उसके पास कोई पैसा होगा या कोई संपत्ति होगी, उस संपत्ति से किसी भी तरीके के लिए लायबल होगा ही, जिससे उसकी संपत्ति से उसके पैसे वसूले जा सकते हैं। हाँ, एक कंसर्न ये होगा कि दोबारा उस व्यक्ति को उसी बाद में जेल नहीं भेजा जाएगा। ये हमारे संविधान की भी कंसर्न है और यहां भी ये रूल है। मतलब यह है कि एक ही मुद्दे के लिए एक ही व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता। तो यहां उसे यह कहा गया कि दोबारा जेल तो नहीं भेज सकते, लेकिन इसका मतलब यह भी, हाँ, चूंकि वो संविधान का वो प्रावधान यहां ले आता कि एक बार हम जेल चले गए तो फिर ऋण से ही मुक्ति हो गई, तो यहां यह स्पष्ट कर दिया गया कि जेल में जाना या ना जाना केवल प्रोसीजर है। आपको इस बात की सजा मिली कि आपने प्रॉपर टाइम पे उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन जेल से निकल गए उसके बाद आपको यही होगा कि अब आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अन्य जो भी तरीके हो सकते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने की, आपकी सैलरी सीज करने की, या अन्य जो भी तरीके होंगे, उस तरीके से आपकी पेमेंट वसूली जाएंगे ही। अर्थात इसका मतलब यह होगा कि जो जजमेंट डेब्टर होगा, डिटेंशन अंडर सेक्शन शैल नॉट मेरेली बी रीजन, मतलब केवल इसलिए नहीं, और द रिलीज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम डेब्ट, इसलिए ही वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी रीअरेस्ट, वो दोबारा अरेस्ट होने के लिए लायबल नहीं होगा अंडर डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ही वाज डिटेन इन द सिविल प्रिजन। मतलब इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन ये क्या आता है कि ऋण से मुक्त नहीं होगा, वो ऋण से मुक्ति नहीं, अर्थात ऋण का भार होगा ही, पर दोबारा अरेस्ट नहीं हो सकता है, पर दोबारा अरेस्ट या डिटेन नहीं हो सकता। हाँ, ये अरेस्ट या डिटेन की कंसर्न्स में उसी मुद्दे में, अन्य कोई मुद्दा होगा तो फिर से उसको अरेस्ट या डिटेन किया जा सकता है। तो यहां केवल अरेस्टिंग से बेनिफिट मिला है, स्पेशली ध्यान रखो, इसीलिए इसको यहां क्लियर किया गया। ये नहीं कि उसको ऋण से ही मुक्ति मिल गई। ये था
58। इसके बाद हम लौटते हैं सेक्शन 59 की बात करते हैं। जो 59 है वो कहता है रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति जेल में है और वो बीमार हो गया, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? कहा जाएगा उसको समय से पहले भी रिलीज किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखो, जब रिलीज किया जा सकता है, जब वो ठीक हो जाए तो दोबारा बचे हुए टाइम के लिए, जितने दिन तक उसको जेल में रखा जाना था, मान लो 6 सप्ताह के टाइम डिसाइड हुआ और 2 सप्ताह में वो बीमार हो गया, ऐसी परिस्थिति में यदि 2 सप्ताह के बाद वो रिलीज होता है, बाहर निकलता है, तो फिर जब ठीक होने के बाद भी उसको बचे हुए 4 सप्ताह के लिए जेल में जाने होंगे, यदि कोर्ट ऐसा अलाउ करे तो। अर्थात ये होगा कि एक बार निकल गए इसका मतलब फ्री नहीं हो गए। हाँ, जितने टाइम टोटल किया गया था उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते। मान लो यदि 2000 से 5000 तक का मसला है तो आप 6 सप्ताह से ज्यादा जेल में नहीं हो सकते। ये अलग बात है, बीमारी से पहले 4 सप्ताह रह गए, बाद में 2 सप्ताह रह गए, दैट इज इनफ। उससे ज्यादा आप जेल में नहीं रह सकते। तो यही बातें कहा गया कि रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। इसमें जो 3 4 5 पॉइंट है उसको आप समझ लो। सबसे पहले 59 का पॉइंट फर्स्ट ये कहता है कि एट एनी टाइम आफ्टर वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेब्टर हैज बीन इश्यूड, कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज सीरियस इलनेस। अरेस्ट होने से पहले भी यदि सीरियस इलनेस है, कोई गंभीर बीमारी है, तो उसे कैंसिल कर सकता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये कंसर्न्स फिक्स नहीं है, ये मे भी है। द कोर्ट एट एनी टाइम आफ्टर वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेब्टर हैज बीन इश्यूड, द कोर्ट में का मतलब कोर्ट यदि चाहे, जब सेटिस्फाइड हो जाए कि उसकी सीरियस बीमारी है, मैं कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सीरियस इलनेस। सीरियस इलनेस के केस में उसे अरेस्ट से मुक्ति दे सकता है। यह भी लेकिन तत्काल होगा। Where a judgment debtor has been arrested, यदि वो अरेस्ट हो गया है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? कोर्ट में रिलीज हिम इफ इन द ओपिनियन ही इज नॉट फिट स्टेट ऑफ द हेल्थ टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन। यदि कोर्ट के नजर में यह लगे कि उसकी स्वास्थ्य ऐसी नहीं है जिस स्तर पे जेल में रखा जा सकता है। क्लियर? मतलब यदि अरेस्ट नहीं हुआ है तो पहले ही छोड़ देगा, जब सीरियस इलनेस की कंसर्न्स होंगे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अरेस्ट हो गया और उसे लगता है कि जेल में रखने लायक नई स्थिति है, ऐसे कंसर्न्स में उसको जेल से छोड़ देगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि वेयर जजमेंट डेब्टर हैज बीन कमिटेड टू सिविल प्रिजन ही मे बी रिलीज्ड देयर फॉर्म, वहां से वो रिलीज किया जा सकता है। किन किन आधार पे? इसके लिए 2-3 पॉइंट और फिर से कहा गया। Where judgment debtor has been committed to the civil prison, जब वो सिविल प्रिजन में है तो he may be released therefrom, वहां से रिलीज हो सकता है। किन किन आधार पे? तो इसमें ए और बी 2 पॉइंट बताए गए हैं। ये 2 पॉइंट कौन सा है समझ लो। कहा गया कि बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज। यदि कोई व्यक्ति जेल में है और राज्य सरकार घोषणा कर दे कि किसी संक्रामक बीमारी के चलते उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसे रिलीज किया जा सकता है। जैसे कोरोना के टाइम में ऐसा किया गया कि बहुत सारे जेल में जब स्थिति खराब हो गई तो कहा गया कि कोरोना ना फैल जाए, इसलिए जो कम गंभीर अपराध के व्यक्ति थे उसे बहुत जगह फ्री कर दिया गया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट है। स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे कि ऐसी परिस्थिति में जब कंटेजिनियस या फिर ऐसा कोई गंभीर या संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलते हैं, छुआछूत वाली रोग होती है, ऐसी परिस्थिति में उसे जेल से फ्री किया जा सकता है। By the committing court or any court to his that court is subordinate on the ground of his suffering from any serious illness, या तो वो खुद भी ऐसा करे तो, या फिर सरकार ने ऐसा व्यवस्था करे तो सीरियस इलनेस के आधार पे यदि व्यक्ति जेल में है भी तब भी वो रिलीज हो सकता है। अब उसी 58 का जो क्लॉज 4 है वो क्या बताता है? ये कहता है कि जजमेंट डेब्टर रिलीज्ड अंडर दिस सेक्शन, जिसको इस सेक्शन के तहत रिलीज किया गया, किस आधार पर रिलीज किया गया? तो इस आधार पर रिलीज किया गया, या तो बीमारी थी या वो खुद बीमार था या सीरियस इलनेस थी या जो कुछ भी था। बी री अरेस्टेड, उसे दोबारा अरेस्ट किया जाएगा। कब? तो जब वो ठीक हो जाएगा या वो कंसर्न्स बीत जाएंगे। बट द पीरियड फॉर दिस हिज डिटेंशन इन सिविल प्रिजन शैल नॉट इन द एग्रीगेट एक्सीड दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेक्शन 58। लेकिन टोटल मिला के अब जो भी अरेस्ट होगा वो टोटल मिला के 58 का जो कंसर्न्स था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात दोबारा तो अरेस्ट हो सकता है, लेकिन किसके लिए? शेष समय के लिए। शेष समय के लिए का क्या मतलब होगा कि केवल उतने ही समय जितने समय तक वो जेल में उस जेल में रहना उसका बचा हुआ है। अर्थात यदि 6 वीक का टाइम था और वो 2 वीक ऑलरेडी बीता चुका है, 2 वीक उसने जेल में स्पेंड कर लिया, ऐसे कंसर्न्स में केवल 4 वीक के लिए उसे रीअरेस्ट किया जाएगा। यहां तक था कि व्यक्ति की अरेस्टिंग
अब यदि मान लो कई बार कंसेंसस ऐसा बनता है, कुछ व्यक्ति, जैसे भारत में कहावत है कि बहुत सारा ब्राइब लो, घूस कमाओ, करप्शन करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 साल जेल में रहोगे और जेल में भी रहने के बाद वहां 5 स्टार वाली सुविधा मिल जाएंगी। जैसे अभी तमाम जो माफिया लोग हैं, तमाम जो बड़े बड़े राजनेता हैं जिनके बारे में यही कंसर्न्स होता है, या अभी सुकेश चंद्रशेखर वाला कंसर्न्स आपने सुना होगा कि जो, या फिर दिल्ली के कानून मंत्री सत्येंद्र जैन एक्सेट्रा पर आरोप लगा कि जेल में भी उन्हें मसाज वाला सुविधा मिलता है। तो कंसर्न्स है कि जब इतनी सारी सुविधाएं जो कुछ भी है, भले ही ठीक है ये आरोप या प्रत्यारोप है, हमें उसमें नहीं जाना कि क्या है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये अलग बात उस व्यक्ति को मिल रही है या नहीं मिल रही है, अलग कंसर्न्स है। लेकिन तमाम जेलों में, जैसा अभी कहा गया कि जो मुख्तार अंसारी मारे गए, उनमें ये कहा गया कि वहां जहां वो जेल में होते थे तो उस जेल के कंसर्न्स में ये कहा जाता था कि वहां तालाब खुदवाई जाती थी, स्पेशल मछली पालन की जाती थी। अब आरोप पे सच्चाई कितनी है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सच है या गलत है, दैट इज द डिफरेंट इश्यू। लेकिन कंसर्न्स ये है कि ये प्रैक्टिकल होता है कि भारतीय जेलों में तमाम नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी बिकते हैं और आप तमाम जो पैसे एक्सेट्रा आप देंगे तो आपके लिए तमाम लग्जरियस सुविधाएं दे दी जाएगी। तो यही कंसर्न है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा इंटेंशन का ही हो कि ठीक है हम बहुत ज्यादा ब्राइब करप्शन करेंगे या फिर हम जजमेंट जो डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर को सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ दिन जेल में रह जाएंगे, तो जेल चले जाएंगे। तो जो इस मानसिकता का व्यक्ति है उसके लिए क्या करना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में कहा गया कि जिसको जेल जाने से डर नहीं लगे, ऐसी परिस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी एक्सेट्राज भी अटैच कर सकते हो यदि उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेट्राज हो। तो ये सेकंड ऑप्शन में क्या है कि अटैचमेंट। अब इसमें हमें पढ़ना है, तो इसमें आएंगे जो दूसरा पार्ट इसका है अटैचमेंट का। अटैचमेंट वाला जो पार्ट है इसकी यदि हम चर्चा करें तो सेक्शन में जब देखते हैं तो ये सेक्शन 60 से लेकर 64 तक के सेक्शन में है, और रूल की यदि बात करें तो 41 to 59 रूल है ऑर्डर किसका, ऑफ ऑर्डर 21 का। मतलब सेक्शन को देखोगे सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द सीपीसी तो 60 से लेकर 64 तक का सेक्शन है, और रूल 41 to 59 ऑफ ऑर्डर 21। इसकी चर्चा हम लोग ऑर्डर में करवाएंगे, अभी भी यहां कुछ चर्चाएं होंगी ही, तो आप थोड़ा सा पहले हम 60 to 64 तक के सेक्शन को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब 60 में कहता है कि प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच्ड एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जिसको अटैच किया जा सकता है या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो अटैच का मतलब इसी को हिंदी में कहता है कुर्क करना। किस संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, अर्थात कोर्ट अपने में अटैच कर सकती है, और किसको बेचा जा सकता है ऐसे कंसर्न्स में। तो यही है, इसमें 60 में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब इस पॉइंट को आप देख लो। इसमें जो पहला क्लॉज इसका है वो ये कह रहा है द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। नेमली क्या क्या हो सकता है, तो इसमें है लैंड, जमीन, हॉर्स और अदर बिल्डिंग्स, जो कुछ भी आपके जमीन, मकान एक्सेट्राज हैं, गुड्स कोई सामान भी है, मनी जो भी पैसे आपके कैश हैं या बैंक में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज है, बैंक नोट्स है, चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट्स है, मतलब जो कुछ भी आपके पास है ना। ऐसा करो, इसको याद करने के बजाय हम बेसिक सा कह सकते हैं कि जिनको एग्जेम्पशन मिली हुई है, आगे इस बात की भी चर्चा है कि किन किन प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता, तो जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो कम है, उन एग्जेम्पशन को छोड़ के जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चल हो या अचल हो, सारी संपत्ति को, चाहे वो मनी में हो, कैश में हो या फिर प्रॉपर्टी में हो, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा में हो, जिसमें भी हो, सारी चीजों को अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो चल हो या अचल हो। बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज, मनी, डेब्ट, शेयर्स एक्सेट्रा, कॉर्पोरेशन सेवेज हैंड बाय, हाँ, सेवेज हैड आफ्टर मेंशन ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, बिलोंगिंग टू जजमेंट डेब्टर, जो इस व्यक्ति से संबंधित होगा वो सारी प्रॉपर्टी सीज किया जा सकता है। इसके बाद whether the same has held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf, या तो उस व्यक्ति के अपने नाम पे हो या उसके नाम पे उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिसका मालिक वो है लेकिन किसी दूसरे नाम पे है। तो ये भी ध्यान रखो, अनदर पर्सन इन ट्रस्ट फॉर हिम और ऑन हिज बिहाफ, मतलब उसके ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। हाँ, यहां सारी प्रॉपर्टी का मतलब ध्यान रखो कि जितना अमाउंट ड्यू है डिक्री के लिए, अब मान लो डिक्री की ड्यू है 2 लाख रुपए, तो केवल 2 लाख की ही प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, ऐसा नहीं होगी उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। अब यदि मान लो कोई लैंड उसके पास 1 करोड़ की और वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई, तो जो डिक्री में जो पॉइंट्स हैं उतने पेमेंट दे दिए जाएंगे, उसको सेल करने, एग्जीक्यूट करने में जो पैसा खर्च हुआ वो काट लिए जाएंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा फिर उस व्यक्ति को वापस लौटा देना होगा। ये भी कंसर्न बनता है। आगे हम लोग रूल में सारी चीजों की चर्चा करवाएंगे।
अब यहां क्या है, प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल, नेमली, यहां इन मुद्दाओं को स्पेशली ध्यान रखो कि सारी संपत्ति मान लो उसकी अटैच की जा सकती है, कौन कौन नहीं किया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें कौन है, द नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स, मतलब जो पहनने के लिए न्यूनतम कपड़े हैं, मतलब एक डेली यूजेस के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होती है, वो कोई मान लो लग्जरियस आइटम्स है, लग्जरियस कपड़े हैं, तो उनको उनको अटैच किया जा सकता है। तो याद रखो नेसेसरी वेयरेबल अपैरल्स। इसके बाद कुकिंग वेसल्स, जिसमें खाना बनाने वाला जो बर्तन होगा, मतलब इसको ऐसे समझो, यहां भी एक पॉइंट समझ लो कि मिनिमम आवश्यकता, एक व्यक्ति की मिनिमम आवश्यकता, जो न्यूनतम आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसको छोड़ के जो भी उसके न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, इसमें आप चूंकि ये फिर सोशल कंसर्न्स और कंडीशंस के आधार पर डिसाइड हो जाएंगे, इसीलिए यहां स्पेशलाइज कर दिया गया, कुछ क्लियर कर दिए जाएंगे ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या क्या किया गया, तो नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स, कुकिंग वेसल्स, बेड्स एंड बेडिंग्स, मतलब जो बिस्तर एक्सेट्रा हैं, किसका किसका, तो ऑफ द जजमेंट डेब्टर, उस व्यक्ति का, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स एज इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस यूजेस कैन नॉट बी पार्टेड विद एनी वुमन, और वो ज्वेलरी भी, ये ध्यान रखो, वो ज्वेलरी भी नहीं लिया जा सकता जो ज्वेलरी किसी धर्म के अनुसार या कस्टम के अनुसार महिला से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मंगलसूत्र है, तब सामान्यतः हिंदू महिला से इसे अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कंसर्न्स में जितना भी बड़ा हो या जितना भी बड़ा ये गोल्ड हो या जो कुछ भी प्रॉपर्टीज हो, उसे सीज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ज्वेलरी जो कस्टम्स के हिसाब से कहा गया कैन नॉट बी पार्टेड विद, मतलब महिला से अलग नहीं किया जा सकता बाय एनी वुमन, उस संपत्ति को भी नहीं। मतलब ये ध्यान रखो, ज्वेलरी अरेस्ट किया जा सकता, मान लो सोना उसके पास किलो किलो सोना है, या बहुत सारी ज्वेलरी है जो बैंक के लॉकर में है, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो महिला जो ज्वेलरी पहनी हुई है और किसी कस्टम्स के हिसाब से वो उससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो उन चीजों की जब्ती नहीं हो सकती, अन्यथा हो सकती है। अब उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसी में आएगा, क्या कहा, टूल्स ऑफ द आर्टिजियंस। अब यही आ जाएगा कि जैसे महिला के साथ हमने कहा कि उसके जो नेसेसरी कंसर्न्स हैं वो नहीं छीना जा सकता, वैसे ही जो आर्टिजियंस हैं, जो कलाकार या ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कामगार हैं, कामगार करने का मतलब जो भी अलग अलग तरह के काम करते हैं, उनके जो टूल्स हैं उनके बिना उसकी जीवन ही नहीं चल सकते। जैसे मान लो बढ़ई है तो उसके जो काम करने वाला पार्ट्स होगा, कुम्हार है उसके चाक हैं, जिसके बिना उसकी जीवन चल ही नहीं सकती, तो इन सबको भी अटैच नहीं किया जा सकता। तो टूल्स फॉर आर्टिजियंस एंड वेयर द जजमेंट डेब्टर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, पहले तो टूल्स इसके अरेस्ट नहीं किए जा सकते अटैच, और जहां जजमेंट डेब्टर एग्रीकल्चरिस्ट है, यहां ध्यान रखो एग्रीकल्चरिस्ट, आगे इसको भी डिफाइन किया गया कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, अर्थात किसान किसको कहेंगे। तो अभी हम मान लो यार किसान में डेफिनेशन ये होगा कि जो या तो खुद खेती करता है या अपने नौकरों के द्वारा या अपने सहायकों के द्वारा खेती करवाता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो व्यापार करने के लिए खेती करवाता है वो एग्रीकल्चरल नहीं होगा, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी पेशा के लिए खेती करता है वो एग्रीकल्चरल एग्रेरियन होगा। यहां ध्यान रखो, जैसे मान लो पेप्सिको है, वो चिप्स बनाने के लिए खेती करवाती है, तो इसका मतलब वो किसान नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक किसान है जो चिप्स बनाने के लिए आलू उगाता है बेचने के लिए, तो इसका मतलब वो किसान होगा, क्योंकि उसकी जीवन भत्ता उसकी निर्वाह उसी पे चल रही है। तो यहां आगे हम लोग डिफाइन करेंगे किसान कौन कौन होगा। पेप्सिको किसान नहीं हो सकती क्योंकि वो आलू उगाती तो है लेकिन वो अपने चिप्स बनाने के लिए उसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट कुछ अलग करने हैं। तो यहां होगा एग्रीकल्चरिस्ट, हिज इंप्लीमेंट्स ऑफ द हॉर्स हस्बेंड्री। अब इसका मतलब क्या होगा, जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, मतलब ध्यान रखो जो आर्टिजियंस है उसके टूल्स, जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसका इंप्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री एंड सच कैटल, मतलब वो जो पशु हैं, पशु मतलब चौपाया जानवर, जैसे मान लो गाय भैंस बकरी बैल एक्सेट्रा, तो ये जो जानवर है उसके सच कैटल एंड सीड ग्रेन, उसके जो बीज के लिए अनाज का जो बीज होगा जिसको आगे साल खेती करने के लिए रख रहा होगा, में इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। हाँ ध्यान रखो, अब ये कैसे डिसाइड होगा, मान लो एक किसान है उसके पास 1000 गाय है, तो फिर इसमें क्या होगा, उसके पास 1000 बैल है, या वो अनाज ही है, मान लो उसके पास पूरे टनों अनाज है और उस टनों अनाज को ये कहता है कि सारे बीज के लिए ही है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न होगा। तो इसीलिए फाइनली ये कह दिया गया कि जो इन सब के लिए इनसैटिस्फैक्शन इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की नजर में जो ये सब हो, कौन, या तो उसके जो हस्बेंड्री ऑफ द कैटल एक्सेट्रा, सीड ग्रेन जो बीज के लिए रखा है, ये सब बी नेसेसरी टू इनेबल हिम, क्यों, तो बी नेसेसरी टू इनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड। यहां लाइवलीहुड का मतलब ध्यान रखो उसके जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक है, ऐसा नहीं कि आप उसे अरेस्ट कर लेंगे, तो मिनिमम राइट तो है ही, फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या है कि जीने का राइट तो है ही हमारे पास,
फूड का राइट तो हमारे पास है ही, शेल्टर का राइट है ही हमारे पास, पानी का राइट है ही, कपड़े के राइट्स है ही। इसलिए वो जो मिनिमम आवश्यकता है, चाहे वो कपड़े के हो या टूल्स के हो, इन सारी चीजों को छीना नहीं जा सकता। तो जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक हो, हाँ, ये कौन डिसाइड करेगा? एक व्यक्ति तो कहेगा कि हमारे जीविकोपार्जन के लिए मर्सिडीज की भी आवश्यकता है, तो इसलिए ये कह दिया गया कि कोर्ट डिसाइड करेगा, इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के नजर में जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है उसे फ्री छोड़ दिया जाएगा। And such portion of agricultural produce of any classes of agricultural produce as may be have been declared to be from the libertarian provision of the next of the following section। या आगे के सेक्शंस में जो और भी कुछ छूट दिए गए हैं उन छूट के तहत भी। तो आगे के सेक्शन में क्या क्या छूट दिया गया है? तो सी में कहता है houses and other buildings with the materials and sites thereof and the land immediately appurtenant thereto and necessary for the enjoyment belonging to an agriculturist, laborer of a domestic servant and occupied by him। उस घर को भी कैप्चर नहीं किया जा सकता, वहां जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उन सबको भी कैप्चर नहीं किया जा सकता जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक, जिसमें वो रह रहा है। यहां ध्यान रखो, इसका मतलब ये होगा कि यदि उसके कोई अपार्टमेंट है, कोई उसके बिल्डिंग्स हैं जिससे वो किराया आ रहा है उसको अरेस्ट किया जा सकता है, कोई अन्य प्रॉपर्टी उसको सीज की जा सकती है। लेकिन इसमें यह कह रहा है हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड साइट्स देयरऑफ, जो भी वहां मटेरियल्स होंगे, अन्य चीज जो भी होंगे, एंड इमीडिएटली अपार्टमेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर देयर एंजॉयमेंट, जो उसके व्यक्ति को जीवन के लिए जरूरी होंगी। जैसे घर है तो घर के सामने का जो आंगन होगा या वहां जो कुछ भी चीजें होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि घर तो छोड़ दिया लेकिन आंगन को सीज कर लिया, तो घर से निकलेगा कैसे? तो घर के सामने की जो जमीन हो गई, वहां जो मटेरियल्स एक्सेट्रा होंगे जो उसके जीवन जीने के लिए आवश्यक होगा। फाइनली यही एक सब बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट, या तो एग्रीकल्चरिस्ट से हो या उसके लेबर के लिए। हाँ, या ध्यान रखो एग्रीकल्चर के लिए लेबर की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी जो उसने घर वगैरह बनाया हुआ है, जो भी आवश्यक है, ऑफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट ऑक्यूपाइड बाय हिम, इन सबको भी नहीं लिया जा सकता। फिर क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई खाता बही है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि खाता बही को जब अटैच कर लोगे तो फिर उसके आगे की प्रोसेस ही रुक जाएंगे, तो फिर क्या करेगा वो? फिर अब मेरे राइट टू सू फॉर द डैमेज, डैमेज के जो मतलब सू करने के जो राइट्स हैं उसको नहीं लिया जा सकता है। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सर्विस, कोई पर्सनल सर्विस का जो कोई राइट्स है, कोई पर्सनल जो उसकी कंसर्न्स है, उसको भी नहीं लिया जा सकता। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड अलॉट टू द पेंशनर्स, पेंशनर्स को जो पेंशन मिलते हैं, जो पेंशनर है उसको भी नहीं। ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से सरकारी जो कर्मी रिटायर है और उसका जो पेंशन मिलता है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। और ऑफ द लोकल अथॉरिटी, मतलब जो भी अथॉरिटी है जिसको पेंशन मिल रहा है, इसी बात को एक्सप्लेन किया है। और द लोकल अथॉरिटी और एनी अदर एम्प्लॉयर, मतलब जो भी है कि हम पेंशन की बात करें, पेंशन या स्टाइपेंड जो कुछ भी मिल रहा है किसी व्यक्ति को, उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता है। फिर यहां इसी बात को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई पब्लिक कंपनी हो या पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या जो कुछ भी पॉलिटिकल पेंशन हो, वो सारी चीजें नहीं ली जा सकती। जैसे मान लो कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उसको पॉलिटिकल पेंशन मिलता है, तो ये सब भी छीनी नहीं जा सकती। अर्थात पेंशन के रूप में जो कुछ भी मिल रहा है उसको छीनी नहीं जा सकती। हाँ, सैलरी के पार्ट में है, सैलरी को अटैच किया जा सकता है। ध्यान रखो, यहां ये पेंशन की बात कर रहा है, स्टाइपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड अलॉट टू द पेंशनर्स, जो पेंशनर को मिल रहा है। सैलरी के केस आगे डिसाइड होगा कि सैलरी में कितना, सैलरी में पूरा सैलरी भी अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि पूरी सैलरी अटैच कर लोगे तो फिर उसका जीवन कैसे चलेगा। तो सैलरी के कुछ पार्ट्स हैं, आगे के सेक्शन में इसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद 7 में ये कह रहा है सैलरी टू द एक्सटेंट। अब सैलरी तो किस एक्सटेंट में, कहां तक? तो इसमें यह है ये सब क्लॉजेस के पार्ट है कि कब इंसर्ट किया गया इसे। तो सैलरी टू द एक्सटेंट, द फर्स्ट इंसेंट क्या है? 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन डिग्री ऑफ मेंटेनेंस। अब यहां यह है, और प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच प्रोविजन सैलरी इज लायबल फॉर अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट विद द कंटिन्यूअसली। इसको कैसे समझ लो? इसमें यह कह रहा है कि जहां मेंटेनेंस के संबंध में, मेंटेनेंस का मतलब जैसे तलाक एक्सेट्रा का कंसर्न रहा या कहीं भी जहां मेंटेनेंस से संबंधित कंसर्न है, उसमें यदि जो भी पार्ट है उसको छोड़ के या अदर जो कुछ भी है कंसर्न उसके लिए, तो मान लो किसी सैलरी में है तो कहा जाता है कि फर्स्ट 1000 रुपीज सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज, मतलब जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से पहला 1000 रुपए, and 2/3 of the remainder in execution of any degree other than degree for maintenance।
मेंटेनेंस का अलावा यदि कोई डिग्री है, यदि मेंटेनेंस की डिग्री है उसको अलग से कंसेंस बनाएंगे, उसमें कितना छूट होगा। यदि मेंटेनेंस के अलावा कहीं भी डिग्री है मनी का, तो उस कंसेंस में यदि मान लो आपको पैसे देने हैं तो कितनी चीजें आपकी छूट होंगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि पहला 1000 और जो रिमेनिंग बचा उसका 2/3 ऑफ रिमेनिंग, इसको अटैच नहीं किया जा सकता, इससे कम वाले को ही अटैच किया जा सकता है। तो इसको ऐसे समझ लो, यदि मान लो किसी व्यक्ति की 9000 की सैलरी है या 10,000 से 9000 मान लो सैलरी है, तो अब 9000 उसकी सैलरी है और उसको 20,000 रुपए देने हैं। अब यदि 20,000 रुपए उसको देने हैं, डिक्री 20,000 के खिलाफ है, तो 20,000 रुपए उसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो या तो एक ऑप्शन हो सकता है कि उसकी पूरी सैलरी लगा लो, 2 महीने में या 3 महीने में आ जाएगा। तो लेकिन यदि 3 महीने में पूरी तरह उसके 2 महीने पूरी सैलरी ले लो और तीसरे महीने में कुछ पार्ट ले लो, तो ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति की जीवन दशा कैसे चलेंगी। तो इसके लिए यहां व्यवस्था बनाई गई कि यदि मेंटेनेंस के अलावा कोई डिग्री है तो इस पर्सन में कैसे होगा। तो मान लो इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि किसी को 9,000 की सैलरी है और उसे पे कितना करना है, 20,000 उसे पे करने हैं। तो कितनी पार्ट उसको अटैच किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसमें 1,000 उसका निकाल दिया जाएगा, तो अब कितना बचा 8,000। तो 8,000 पहला तो 1,000 तो उसको अलग कर ही दिया, 8,000 का भी 2/3 फ्री कर दिया जाएगा। तो 8,000 का 2/3 कितना होगा 4,000, या 2/3 ऑफ इसका कितना, 8,000 का 2/3 उसे बाहर कर दिया जाए तो 2/3 का मतलब, या इसको 10,000 मान लो, फिर आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मान लो 10,000 रुपए इसकी सैलरी है और उसको देना कितना है 20,000 की डिग्री है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो पहला 1,000 तो इसको बाहर निकाल दो, बचा कितना 9,000। 9,000 का यदि 2/3 की बात करें, 2/3 इसमें बाहर करेंगे तो इसका मतलब होगा इसका 2/3 6,000 हो जाएगा। तो जो 6,000 रुपीज है ये भी एग्जाम्प्ट होगा, इसको भी सीज नहीं किया जा सकता। रिमेनिंग कितना बचा 2,000, 3,000, रिमेनिंग कितना बचा 3,000। अर्थात ये 1,000 और ये 6,000 इस दोनों को अटैच नहीं किया जा सकता। रिमेनिंग जितना पैसा बचा केवल उसे ही अटैच किया जा सकता है। अर्थात ये 7,000 रुपए उसको अटैच नहीं किए जा सकते, उसके पास होंगे ही। बचा कितना 3,000, इसी 3,000 को आप अटैच कर सकते हो। अब जब 3,000 अटैच कर सकते हो तो हर महीने उसकी संपत्ति से 3,000 रुपए कोर्ट ले लेगी उस व्यक्ति के लिए या जमा करवा लेगी। तो अब जब ये 3,000 रुपए, तो इसका मतलब 20,000 रुपए जमा करने तो कितने होंगे, तो 6 मंथ तक पूरा 3,000 रुपए जाएगा, 18,000, और 7th मंथ में 2,000। अब यह ध्यान रखो जो भी कंसर्न्स होंगे इस तरह उसको ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ। अर्थात यह होगा कि यदि मेंटेनेंस के अलावा कोई डिग्री है जिसमें उस व्यक्ति की सैलरी को अटैच करनी है, तो पहले 1,000 रुपए निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसका भी 2/3 पार्ट को अटैच नहीं किया जा सकता। रिमेनिंग जो पार्ट है उसी को अटैच किया जाएगा और उसी पैसे से जो डिग्री है उसको पूरा किया जाएगा। तो कितना हो सकता है, एग्जाम्प्ट कितना हो रहा है इसमें, यह कह रहा है कि यदि मेंटेनेंस के अलावा है तो 1,000 प्लस 2/3 ऑफ रिमेनिंग सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता। ठीक, इसी में आगे चलेंगे हम लोग, तो इसी को देख लो। आगे इसमें ये कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट where any part of such portion of the salary is as liable to the attachment has been under attachment whether continuously or intermittently for a total period of 24 months, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of further period of 12 months, and where such attachment has been made in execution of one and the same degree shall after attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that degree। अब यहां इसमें एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो, इसमें पहले तो यह भी ध्यान रखो, एक बार थोड़ा और इसको समझ लेते हैं। 7th में कह रहा है कि सैलरी कितना एग्जीक्यूट हो सकता है, तो जहां मेंटेनेंस के कंसर्न्स हैं
सैलरी अटैचमेंट कितने होंगे इसको ऐसे समझ लो। तो सैलरी अटैचमेंट दो कंसर्न्स में हो सकते हैं। एक कंसर्न तो ऐसा हो सकता है जहां मेंटेनेंस के लिए होगा और एक मेंटेनेंस के लिए जहां नहीं होगा। मेंटेनेंस के लिए यदि आपकी सैलरी अटैच हो रहा है तो आपके 1/3 सैलरी अटैच नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपको इधर करने हैं मतलब नॉन मेंटेनेंस के लिए है तो ऐसे कंसर्न्स में 1000 प्लस 2/3 को अटैच नहीं किया जाएगा, रिमेनिंग पार्ट को अटैच कर लिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमारा क्लियर हो। यहां एक पॉइंट और समझो, इसमें एक लिमिट ये है कि एक बार में मैक्सिमम 24 महीने के लिए अटैच किया जा सकता है, चाहे दोनों ही सैलरी की बात करें। मेंटेनेंस में 1/3 और इसमें 1000 प्लस 2/3, इसको नहीं किया जा सकता। रिमेनिंग जो पार्ट है उसको किया जा सकता है। तो अब कितने दिन तक किया जा सकता है? जैसे मान लो हमने इसमें यह कहा कि मान लो 20,000 है और उसको 3,000 रुपए पर महीने देने हैं, तो ठीक है जितने भी दिन। लेकिन यदि मान लो उसकी सैलरी अब 10 लाख रुपए की देनी हो और इस हिसाब से जहां अभी हमने बात की थी कि 10,000 सैलरी है और इस 10,000 सैलरी में से अभी वो 1,000 प्लस 6,000 तो एग्जाम्प्ट ही होगा, इसको अटैच नहीं कर सकते। और रिमेनिंग कितना है? तो अब 3,000 पहुंचा, 3,000 से ही उसे सैलरी उसको देनी है। तो अब ये 3,000 से देनी है तो इसका मतलब यदि मान लो उसे 2 लाख रुपए देने हैं या 1 लाख रुपए ही मान लो उसे देने हैं, तो 1 लाख रुपए के कंसंस में कितना हो जाएगा? ऐसे में तो उसको 33 मंथ से भी ज्यादा देना होगा। तो इसमें लिमिट है कि पूरे जिंदगी ऐसे पैसा नहीं दे सकते। तो इसका जो लिमिटेशंस है वो बनाया गया है कि 24 मंथ तक मैक्सिमम, अर्थात जो सैलरी उसका अटैच होगा और मैक्सिमम 24 मंथ तक होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखो कि यदि मान लो इसी व्यक्ति की सैलरी अभी क्या है कि मैक्सिमम 24 मंथ तक, जितना हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब दोबारा अटैच नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम 24 मंथ तक किया गया। लेकिन मान लो किसी कारण से इसी व्यक्ति की इसी 3,000 में से कुछ सैलरी और भी दूसरे मुद्दे में अटैच था, तो फिर क्या होगा? मान लो दूसरा जजमेंट भी डिक्री ऐसा था उसके खिलाफ जिसमें वो पैसा दे रहा था। तो ऐसे कंसर्न्स में यह है कि यदि मान लो किसी कंसर्न्स में इस व्यक्ति का पहले वो पैसा चल रहा था और वो अटैच था, अर्थात इसके सैलरी का कुछ पार्ट अटैच था और वो अब पूरा हो गया है, तो एक बार जब अटैच हो गया तो अटैचमेंट समाप्त होने के 12 महीने तक दोबारा अटैच नहीं किया जा सकता। इस बात को ऐसे समझो कि यदि मान लो एक अटैचमेंट की अभी ऑर्डर आई, एक अटैचमेंट पहले से उसका चल रहा था, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट था 3,000 का, वो एक दूसरे में यदि पहले से चल रहा था और मान लो वो अटैचमेंट आज खत्म हो गई, तो दोबारा 12 महीने तक फिर उसे अटैच नहीं किया जा सकता। या मान लो इस महीने में पुराना वाला अटैचमेंट उसका समाप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत फिर दूसरे नए वाले का चलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो 2 मामले में उसको अटैच हुआ है, अब 2 मामले का मतलब यह हुआ 3,000 रुपए तो उसकी संपत्ति ऐसी बची है, 3,000 ही उसका अटैच होना है। 3,000 में 2 डिक्री थे, एक ए डिक्री है और एक बी डिक्री है। ए में उसका ऑलरेडी अटैचमेंट चल रहा है पिछले दिनों से। अभी इस महीने में मान लो जनवरी में उसका ये, या अभी यदि मान लो ये अप्रैल है, तो अप्रैल में उसका ये अटैचमेंट समाप्त होता है। तो इसका तुरंत मतलब बात ऐसा नहीं हो जाएगा कि बी में अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। जब एक बार ये अटैचमेंट था और ये पूरा कवर हो गया, तो अब इसका मतलब 12 महीने तक, यदि 24 महीना यहां पूरा हो गया है तो 24 मंथ तक इसका अटैचमेंट चल रहा था, तो अब एटलीस्ट 12 मंथ का लीज पीरियड होना चाहिए। 12 महीने से पहले दोबारा इसकी अटैचमेंट शुरू नहीं होंगी। हाँ, 12 महीने का जब गैप हो जाएगा तो फिर इस कंसर्न में अब इसके साथ अटैचमेंट चालू हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली आपको समझ में आ गया कि एक बार में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 24 मंथ, और 24 मंथ से ज्यादा हो नहीं सकता। और यदि किसी दूसरे में अटैचमेंट चल रहा है तो 24 महीने के बाद दूसरे केसेस में भी कम से कम 12 महीने का गैप होगा, उसी के बाद उसका यही प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है। अटैचेबल प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स है इतना ही, और जो अटैच होगा वो एक बार में मैक्सिमम 24 महीने के लिए होगा, एक केस के लिए। और यदि एक केस में हो गया तो अटैचमेंट समाप्त हो गई है, तो कम से कम 12 महीने वेट करना होगा। 12 महीने के बाद ही किसी दूसरे मुद्दे के लिए अटैचमेंट शुरू होगी। क्लियर? यही देख लो, इसमें यह है कि सैलरी ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1,000 रुपीज एंड सो ऑन। अब इसका जो प्रोवाइडेड दैट, इसमें कुछ प्रोविजो बनाए गए हैं, थोड़ा सेक्शन में इसको पढ़ लो क्या है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ द सच पोर्शन ऑफ द सैलरी एज इज लायबल टू अटैचमेंट हैज बीन अंडर अटैचमेंट,
जो भी पार्ट पहले से अटैच्ड है, मतलब जो अभी अटैच्ड होना था, एनी पोर्शन ऑफ द सैलरी एज इज लायबल टू अटैचमेंट हैज बीन, पहले से है अंडर अटैचमेंट, पहले से वो कहीं अटैच्ड है, वेदर कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली, मतलब या तो लगातार या बीच बीच में छोड़ के, कैसे भी परिस्थिति में, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ, यदि लगातार या किसी भी कंसेंस में छोड़ छोड़ के 24 महीने तक उसकी प्रॉपर्टी पहले से वो अटैचमेंट में रही है वो सैलरी, तो जितना पार्ट, जैसे मान लो उसका कितना 3000 बचा था, तो 3000 में से मान लो 3000 पूरा का पूरा ही अटैच हो गया था, तो अब जीरो, अभी अगले 12 महीने तक अटैच नहीं होगा। यदि मान लो 1000 ही अटैच था, तो ये 1000 अटैच नहीं होगा, केवल 2000 जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वही पोर्शन अटैच होंगे अगले समय के लिए। तो कहता है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ, फर्दर 12 महीने के लिए इससे फ्री कर दिया जाएगा, उसके बाद ही अटैच हो सकता है। एंड where such attachment has been made in execution of one and the same degree, यदि ये अटैचमेंट इसी डिग्री से संबंधित था, ऐसे कंसेंस में क्या होगा, shall after the attachment has continued for total period of 24 month be finally exempted from attachment in execution of that degree। यदि एक डिग्री में मैक्सिमम 24 महीने तक अटैच हो सकता है, अब हमने कहा कि उस व्यक्ति की सैलरी में से 10,000 में से केवल 3,000 उसका अटैचमेंट है और उसको सैलरी देने कितने हैं, 1 लाख। इसका मतलब यदि 24 महीने में देगा भी तो कितना होगा, 24 इंटू 3 बराबर 72,000। अब यदि 72,000 दे रहा है तब भी तो 28,000 के आसपास बचा ही रह रहा है, तो कहा गया कि ऐसे कुछ भी हो जाए तो वो सैलरी दूसरे तरीके से बाद में दे सकता है, लेकिन उसकी सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ऋण मुक्ति नहीं हो गई, लेकिन सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया ये मुद्दा। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि पहले मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका जो भी पार्ट है मैक्सिमम 24 महीने के लिए अटैच हो सकता है, और 24 महीने के अटैच के साथ साथ यदि पहले से किसी मुद्दे में दूसरे केस में अटैच था, एक केस में तो 24 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यदि किसी दूसरे केस में कुछ पार्ट उसका अटैच था तो फर्दर 12 महीने के लिए वो पार्ट अटैच नहीं होगा। हाँ, यदि उसमें 24 महीना रह गया था तो। अब हम लोग फाइनली आएंगे इसी का जो 11 पॉइंट है उस पर। ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस वाले केस के लिए कितना हो जाएगा, 1/3। अभी हमने डिस्कशन किया था कि 1/3 का मतलब यदि 9,000 उसकी सैलरी है तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 3,000, 1/3 दैट इज 3,000 एग्जेम्पशन मिलेगा। मेंटेनेंस के केस में उसका 6,000 रुपीज अटैच किया जा सकता है। नॉन मेंटेनेंस के केस में क्या होता कि उसके 1,000 प्लस 2/3 नहीं एग्जाम किया जा सकता था, यहां क्या है केवल 1/3 माइनस किया जा सकता है, रिमेनिंग को अटैच किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया। मेंटेनेंस के केस में केवल 1/3 एग्जाम्पशन, 2/3 अटैच हो जाएगा, और नॉन मेंटेनेंस के केस में 1,000 प्लस 2/3 एग्जेम्प्टेड, मेंटेनेंस है तो 1/3 एग्जेम्पशन और 2/3 अटैच। नॉन मेंटेनेंस है तो 1,000 प्लस 2/3 नॉन अटैच्ड, और जो रिमेनिंग था वो अटैच्ड। और ये भी कितना, मैक्सिमम 24 मंथ के लिए। आगे देखते हैं इसी को। 13 में जे में कह रहा है द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पर्सन होम एयरफोर्स द आर्मी द नेवी एटसेट्रा, मतलब जो अलाउंसेस है, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ जो आर्मी नेवी वाले का जो अलाउंस मिल रहा है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो नौकरी की सैलरी है उस नौकरी की सैलरी में से कुछ स्पेशल प्रोविजनली हमें छूट देना पड़ रहा है, इसीलिए यह कहा गया कि जो आर्मी नेवी या जो एयरफोर्स है, इस तीनों ही की कंसर्न्स में यहां ध्यान रखो सीधे, आर्मी नेवी, अब इसके लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, या एयरफोर्स, इस सब का जो भी पे अलाउंसेस है वो फ्री है। आर्मी नेवी और एयरफोर्स का पूरा पूरा अलाउंस फ्री है, उसको अटैच नहीं किया जा सकता।
उसके बाद ऑल कंपल्सरी डिपॉजिट एंड अदर सम डिराइव्ड फ्रॉम द फंड ऑफ व्हिच प्रोविडेंट फंड एक्ट। जैसे प्रोविडेंट फंड एक्ट वगैरह जो पीएफ वगैरह है, पीएफ में यदि आपको कोई पैसा मिला है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी भी देखते होंगे जो लोग पीएफ करवाते हैं, जो नौकरी वगैरह में रहते हैं या ऋण लिए रहते हैं, पीएफ वो स्पेशली करवाते हैं कि कल यदि दिवालिया घोषित भी हो जाएंगे तो पीएफ वाला जो पैसा है या पेंशन वाला जो पैसा है वो उनका बचा रहेगा। स्पेशली इसीलिए जिनका पेंशन की संभावना जिनकी होती है वो तो ठीक सुरक्षित होते हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी का थोड़ा सा एक वो भी बनता है चार्म भी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पीएफ में पैसा इसलिए जमा करते हैं कि पीएफ से जो आपका पैसा मिला है उसको किसी भी कंसल्स में अटैच नहीं किया जा सकता, ये भी स्पेशली ध्यान रखो। तो प्रोविडेंट फंड अंडर टाइम बिंग जो भी रूल्स होंगे तो पीएफ को भी अटैच नहीं किया जाएगा। उसके अलावा ऑल द डिपॉजिट एंड अदर सम डिराइव्ड फ्रॉम एनी फंड व्हिच इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा है जिसके लिए रूल बनाया गया है वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। ऑल मनी इज पेबल अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के तहत जो पेमेंट मिले हैं वो भी अटैच नहीं किए जाएंगे। ऑल मनी पेबल अंडर द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेब्टर, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित पेमेंट है या पॉलिसी से संबंधित जो पैसे हैं वो भी आपके अटैच नहीं किए जाएंगे, इसलिए वो पैसा भी आपका बच जाएगा। फिर क्या है, ऑल द मनी पेबल अंडर पॉलिसी ऑफ, ये हो गया द इंटरेस्ट और लीजेज ऑफ रेजिडेंशियल ऑफ बिल्डिंग टू व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ एट द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट एंड अकोमोडेशन अप्लाई, जिसमें उस बिल्डिंग को भी अटैच नहीं किया जा सकता जिसमें रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट एंड अकोमोडेशन अप्लाई होता है, उसे भी अटैच नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लेना। फाइनली ये बच रहा है कि एनी अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स जो कुछ भी है, एनी एक्सेप्टेंसी सक्सेसर्स या सर्वाइवरशिप अदर मेरिली कंटिजेंट्स ऑफ पॉसिबल राइट, भविष्य में कोई राइट होने वाली है आपके, मतलब भविष्य में आपको सर्वाइवरशिप से कुछ अधिकार मिलेंगे वो पहले ही अरेस्ट नहीं, पहले ही आपसे छीन नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति होता है ना जिसे पता होता है कि सर्वाइवरशिप से, अर्थात कोई व्यक्ति है उसका कोई रिलेटिव है जिसके सर्वाइवरशिप में आप ही हैं और पता ये चला कि उसके जाने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी इसी व्यक्ति को मिलना है, तो उसके लिए फ्यूचर में अभी उसके पास जो प्रॉपर्टी है केवल उसे ही सीज की जा सकती है, भविष्य में उसे क्या मिलेगा उसे सीज नहीं किया जा सकता। यही कह रहा है कि राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन या सर्वाइवरशिप ऑफ अदर मनी, जो ये भी है इसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब जो मिलने वाला है, ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप और अदर मेरिली कंटिजेंट ऑफ पॉसिबल राइट, पॉसिबल राइट होगा इसके आधार पे नहीं होगा। राइट फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस इसको भी छोड़ दिया जाएगा। एनी अलाउंसेस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ द अटैचमेंट, जिसको सरकार ने घोषित कर दिया है कि वो अटैचमेंट से मतलब उससे एग्जम्प्ट है। उसके बाद whether a person of judgment debtor is a person liable for the payment of land revenue, any movable property which is under any law of the time being applicable to him is exempt from the sale of the recovery of an area of such revenue, मतलब जहां भी उसको ऐसी किसी प्रॉपर्टी में उसको व्यक्तिगत रूप से छूट मिली हुई है वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहीं पर एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा है, ये एक ही बात है, उसी बात को बार बार कह रहा है, तो इस बात को आप समझ लेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उन सारे पॉइंट्स को छोड़ के अन्य सारे मुद्दे में आपको अटैच किया जा सकता है, अदरवाइज अटैच नहीं किया जा सकता है। अब इसी में कहा गया कि जो एक्सप्लेनेशन है सैलरी किसको कहते हैं, तो सैलरी पता ही है, गवर्नमेंट क्या होगा, पब्लिक ऑफिसर्स क्या होंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, तो इसमें कहा गया कि किसान कौन होंगे, तो एग्रीकल्चरिस्ट मींस अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली, या तो खुद खेती करे, एंड हु डिपेंडेंस जो डिपेंड करता है फॉर हिज लाइवलीहुड, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है, मेनली ऑन द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, जो मूलतः कृषि की भूमि से इनकम जो है उसी पे डिपेंडेंट रहता है। वेदर एज ऑनर, या तो मालिक है, टेनेंट या तो किराएदार है, या पार्टनर है, और एग्रीकल्चरल लेबरर है, या फिर वो खेती करने वाला श्रमिक है। तो श्रमिक है तो उसके भी आर्टिजन एटसेट्रा अटैच नहीं किए जाएंगे। फाइनली यही बात आएंगे आगे हम लोग, जो भी है इसमें सारी चीजें डिस्कशन हो ही गया। उसके बाद आता है 61 में। 61 ये कहता है कि पार्शियल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यह है कि यदि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कुछ भी होंगे, अर्थात खेती वाली जो चीजें होंगी, उसमें यदि मान लो किसान की खेती वाली चीजें हैं, लाइवलीहुड के लिए आवश्यक है, उसे तो पूरी तरह एग्जम्पशन है ही। लेकिन मान लो कोई किसान का लाइवलीहुड से बाहर है, क्योंकि हमने क्या कहा उसमें कि कोर्ट के ओपिनियन में लगे ऐसा कि कोर्ट को लगे कि यह उसके लाइवलीहुड के लिए आवश्यक है, केवल उसी मुद्दे को छोड़ा जाएगा। अब यह है कि कोर्ट के मुद्दे में भी यदि कुछ बाहर हो जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं हो, ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, तो पार्शियल एग्जम्पशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, खेती बाड़ी से संबंधित जो उत्पाद हैं, अर्थात जो अनाज एक्सेट्रा हैं, उसके संबंध में कुछ एग्जम्पशन और भी मिलता है।
वो एग्जाम्पशन कैसे मिलता है? इसके लिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे नोटिफिकेशन निकालती है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के इतने हिस्से को छूट मिली हुई है। यदि वो है तो ठीक है, आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो पार्शियल एग्जाम्पशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये ध्यान रखो, एक कौन होगा? जो लाइवलीहुड से बाहर वाला है, क्योंकि लाइवलीहुड वाले को तो किसी कंसर्न्स में आप एग्जाम्पशन मिला ही हुआ है। लाइवलीहुड वाले को ऑलरेडी एग्जाम्पशन मिला हुआ है। ये वो पार्ट होगा जो लाइवलीहुड से बाहर होगा। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जिसको ऐसा घोषणा करे वो पार्ट छूट हो जाएगा। पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में जिसको करे, डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी उसमें क्लासिफाई करे, एज में अपियर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग until the next harvest of due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family shall in case of agriculturist or any class agriculturist be exempted from liability of attachment। मतलब राज्य सरकार को जो भी लगे, चाहे जो फसल हो या फसल की जितनी मात्रा हो, यदि गजट नोटिफिकेशन में ऐसा घोषणा कर दे कि इतनी मात्रा जो उसके फैमिली के सर्वाइवल के लिए या नॉर्मल के लिए आवश्यक हो, तो उतनी आपको छूट देनी होगी। हाँ, यदि ये सरकार ने नहीं दिया तो कोर्ट की नजर में, ध्यान रखो पहले के प्रोविजन में हमने पढ़ा कि कोर्ट के नजर में, कोर्ट की ओपिनियन में ऐसा लगे कि उसके जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसे भी छूट दी जाएगी। फिर 62 कहता है सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, जिस घर में जाया जाएगा, जो प्रॉपर्टी घर को जिस घर में जाया जाएगा अरेस्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, उस कंसर्न्स में क्या होंगे। अर्थात जब अब यहां वही सारे नियम लागू होंगे जो किसी को अरेस्ट करने के लिए घर में घुसने के समय में लागू था, वही यहां भी लागू होंगे। यदि मान लो प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए किसी के घर में घुसना है, मान लो किसी प्रीमाइसेस में घुसने हैं, तो प्रीमाइसेस में घुसेंगे कैसे? उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल या इमूवेबल, उसको कैसे अटैच करोगे? इस संबंध में यही बात की गई कि सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, उस घर में कैसे जाएंगे। तो वही वाली बातें, सारे रूल लागू हो जाएंगे जो अरेस्ट करने के टाइम में था। क्या था मतलब कि नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और ऑथराइज सीजर ऑफ मूवेबल और शैल एंटर, जो मूवेबल प्रॉपर्टी को अर्थात चल संपत्ति को अटैच करना था वो नहीं जाएगा आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूर्योदय से, सूर्यास्त से सूर्योदय के समय तक उसके घर में एंट्री नहीं लेगा। नो आउटर डोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन, बाहरी दरवाजा नहीं तोड़ेगा। कब तक? जब तक कि उसके तरह से, अर्थात जो जिसका घर है वो रोक नहीं रहा है उसे। Unless the dwelling house is the occupancy of judgment debtor and he refuses, और वो रिफ्यूज कर दे। यदि मान लो जिसका घर है वो रिफ्यूज कर दे, तब तो तोड़ा जा सकता है, अदरवाइज सामान्य कंसर्न्स में बाहरी दरवाजा नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर यही कंसर्न्स होंगे कि यदि एक बार घर में एंट्री हो गई तो इसके बाद उसके दरवाजे एक्सेट्रा तोड़े जा सकते हैं। मेन गेट को तोड़ने में रेसिस्टेंस हो तभी तोड़ा जा सकता है, अदरवाइज मेन गेट नहीं तोड़ा जा सकता है। हाँ, जब मेन गेट में आपकी एंट्री हो गई तो फिर आप किसी भी संपत्ति को या किसी भी कमरे को तोड़ सकते हो, वहां से प्रॉपर्टी निकाल सकते हो आसानी से। वही बातें हो जाएंगी। यदि इसमें फिर वो ऑक्यूपेंसी में पर्दानसी महिला हो तो क्या होगा? तो एक्चुअली ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स कंट्री, तो पर्दानसी महिला होंगी तो फिर भी उसको पर्याप्त टाइम देने होंगे कि जिस टाइम में वो चाहे तो घर से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से निकल जाए सेफली, इतनी रीजनेबल कंसर्न्स देने होंगे, फिर आपको बाहर निकलना होगा। फिर क्या है? प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट। 63 कहता है इसमें कि जो बहुत सारे कोर्ट हैं, जैसे मान लो 2 या 3 कोर्ट हैं, उसकी डिक्री है और प्रॉपर्टी एक ही है, तो 2 या 3 कोर्ट के कंसर्न्स में क्या है? उसमें प्रॉपर्टी किसको अटैच किया जाएगा? तो यदि किसी कोर्ट ने पहले से प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, तब तो जिसने अटैच कर लिया उसकी डिग्री लागू होगी। यदि अटैच नहीं है, कोर्ट का यह डायरेक्शन है कि आप अटैच किया जाए, तो उन तमाम कोर्ट में जो सबसे सुपीरियर कोर्ट होगा, जो सबसे उच्च वाला कोर्ट होगा, उसकी निर्णय को पहले मान्यता दी जाएगी। यदि मान लो सारे कोर्ट एक ही तक बराबर के हैं मान लो कोर्ट की हायरार्की नहीं है, कोर्ट सारे बराबर के ही हैं, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो जिस कोर्ट ने पहले आदेश किया वो मान्य होंगी। ये बात ध्यान रखो। इसमें यह है कि वेयर द प्रॉपर्टी नॉट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, यदि कस्टडी में नहीं है, यदि किसी कोर्ट के कस्टडी में है तो ऑलरेडी इसका मतलब वही कोर्ट इस्तेमाल करेगा जिसके कस्टडी में है। यदि मान लो प्रॉपर्टी कस्टडी में नहीं है तब ये रूल लागू होगा। कस्टडी में है तो जिस कोर्ट के अंतर्गत है वो तो मल्टीपल कस्टडी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कोर्ट ने जब कस्टडी ले लिया तो फिर दूसरे कोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। यह तब का मुद्दा है कि अलग अलग टाइम पे या एक ही टाइम पे 2-3 डिक्री आ गई है,
एक ही प्रॉपर्टी से संबंधित। तो कस्टडी में कौन ले, अटैच कौन करे, इसमें प्रश्न आएगा। तो जो प्रॉपर्टी किसी कोर्ट के कस्टडी में ना हो तब इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन सच ऑफ डिक्रीज और मोर कोर्ट, अधिक कोर्ट के डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना होगा, देन वन, वो कोर्ट, द कोर्ट which shall receive or realize such property and shall determine any claim thereto and any object to the attachment thereof shall be the court of highest grade। वो कौन सा कोर्ट होगा, हाईएस्ट ग्रेड। जो कोर्ट सबसे बड़ा होगा वही कोर्ट सबसे पहले उसको अटैच करेगा, सारी चीजें करेगा। और वेयर, और जहां देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट, यदि ग्रेड का डिफरेंस नहीं है, सारा एक ही ग्रेड का कोर्ट है, द कोर्ट अंडर हुज द डिक्री और प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच्ड। यदि सारे कोर्ट एक ही कंसर्न्स में है, एक ही ग्रेड के हैं, तो जिस कोर्ट में पहली बार अटैच किया गया था वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर हो गया। यदि किसी कोर्ट ने पहले उसको कस्टडी में ले लिया तब तो उसका ही राइट होगा। यदि किसी ने कस्टडी में नहीं लिया है और मल्टीपल कोर्ट ने उसे अटैच किया है, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा कोर्ट होगा, सुपीरियर कोर्ट होगा, उसके कंसर्न्स में होंगे। यदि दोनों ही कोर्ट या मल्टीपल कोर्ट्स हैं, सब एक ही दर्जे के हैं, ऐसे कंसर्न्स में जिस कोर्ट ने पहले अटैच किया उसके राइट होंगे। फिर इसके बाद इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई कंसर्न्स नहीं होंगे। फिर आएंगे हम लोग 63 के बाद, जो 64 है, इसमें यह कह रहा है कि प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट बी टू बी वॉइड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लो। कहा जाता है जब एक बार प्रॉपर्टी अटैच हो गई फिर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है ना उसके संबंध में कुछ भी उसको डिस्पोज कर सकता है। हां, यहां स्पेशली ध्यान रखो कि व्यक्ति यदि मान लो एक मसला है, कोर्ट में है और अभी तक उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया गया है, तो अटैच नहीं किया गया है ऐसे कंसर्न्स में वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, सारा कुछ कर सकता है, अपने राइट को हटा सकता है। लेकिन यदि अटैच हो गया है, ऐसी परिस्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी से उसके तत्काल राइट खत्म हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। हां, लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, यदि उसी प्रॉपर्टी से संबंधित पहले से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। हां, अटैचमेंट समाप्त होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंसर्न्स होंगे वो लागू हो जाएंगे। क्लियर हुआ। मतलब ये होगा किसी की प्रॉपर्टी है, यदि अटैच नहीं है, अभी तक अटैच होने की संभावना है, तो संभावना से कोई मतलब नहीं होगी, जब तक अटैच नहीं है तब तक वो अटैच करवा सकते हैं। ऐसे इसके एग्जांपल में ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति है जिसपे डिक्री आनी है, उसके पास एक 50,000 रुपए का घर है, एक एग्जांपल मान लो, और 50,000 रुपए का घर है मात्र, और उस पर 50,000 रुपए का सूद भी चल रहा है। तो अब इसलिए है कि यदि वो हार जाएगा तो 50,000 रुपए घर उसे देने होंगे। तो जब तक हां उस व्यक्ति के पास राइट है कि प्लेंटिफ पहले ही कोर्ट को कह दे कि व्यक्ति घर बेचने वाला है और कोर्ट अटैच कर दे इस घर को, तब तो वो नहीं बेच सकता। लेकिन यदि प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया है या कोर्ट ने अभी तक इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया है, तो वो व्यक्ति इस 50,000 के घर को बेच के समाप्त कर सकता है। क्लियर। भले ही प्रॉपर्टी उसकी यही थी, कंफर्म था, वो इसीलिए कर रहा है, लेकिन जब तक अटैच नहीं हुआ है तब तक वो बेचा जा सकता है। हां, इसके लिए यदि वो गलत तरीके से बेचा है तो उसके लिए दूसरे तरीके से उसे सजा दी जा सकती है, लेकिन अभी उसके बेचने पे वॉइड नहीं होगा, वो बेच सकता है। लेकिन जब अटैच हो गया प्रॉपर्टी, कोर्ट ने अटैच कर लिया, उसके बाद वो बेच नहीं सकता, कोई भी राइट्स अपनी हनन नहीं कर सकता या अपनी राइट्स किसी दूसरे को नहीं दे सकता। इसके से ध्यान रखो। ये कहा गया कि where an attachment has been made, जब अटैचमेंट हो गया, any private transfer or delivery of the property attached or any interest therein, चाहे रेंट वेंट की बात करें या जो कुछ भी होगा, any payment to the judgment debtor of any debt, जो भी डेप्ट जो भी होंगे, डिविडेंड और अदर मनीज contrary to such attachment shall be void as against all claim enforceable under the attachment। मतलब जो कुछ भी, चाहे वो उससे संबंधित मेसने प्रॉफिट हो, रेंट हो या जो कुछ भी चीजें हो, जो कुछ भी वो डील करता है वो सारा वॉइड होगा उस प्रॉपर्टी से। लेकिन ये कब, ध्यान रखो, अटैचमेंट के बाद। पहले ये सारे राइट्स वो कर सकता है। इसी का दूसरा में दिया है पॉइंट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड और एनी इंटरेस्ट देयरिन मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment। लेकिन इसमें यह पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट इस अटैचमेंट से पहले हुआ है, यह भी ध्यान रखो, फिर से हम कह रहे हैं बार बार कि जो अटैचमेंट के बाद वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अटैचमेंट से पहले ही यदि उसने प्रॉपर्टी को बेच ली तब भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अटैचमेंट से पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके तहत इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना था, और अब वो अटैचमेंट में चला गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, इस अटैचमेंट से पहले, तो पहले का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अटैचमेंट के बाद भी किया जा सकता है।
अटैचमेंट के बाद ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ना कोई राइट स्टेटस बेची जा सकती है। हाँ, यदि अटैचमेंट से पहले के कंसेंस है तो बेचा भी जा सकता है, और अटैचमेंट से पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसे लागू करना है वो अटैचमेंट के बाद भी कर सकता है। स्पेशली अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्लेम इनफोर्सेबल अंडर एन अटैचमेंट इंक्लूड क्लेम्स ऑफ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, जो बंटवारा एटसेट्राज है, या अन्य जो कुछ भी है वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो 63 हमारा ये कवर हो गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई टोटल, कि जो सेक्शंस थे अटैचमेंट कैसे किया जा सकता है, कंसर्न्स क्या होंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर लिया गया तो क्या होगा। क्लियर हो गया ये कि अटैचमेंट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, अटैचमेंट से पहले सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपको जो बाद में करना था वो अटैचमेंट के बाद भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्पेशली इसको नोट कर लेंगे। आई होप ये चीजें समाप्त हो गई। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे, कुछ अलग पार्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।